हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है, प्री एग्जाम मैराथन चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 बड़े ही अच्छे से क्लियर किया था और आपका रिस्पांस भी बहुत बढ़िया रहा। कमेंट्स मिले, लाइक्स मिले, तो बहुत बढ़िया है। तो ये लीजिए, आपके सामने चैप्टर नंबर 2 भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि हम जनरली देखते आ रहे हैं कि हम जैसे ही कोई सीरीज स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेक्चर में तो आप अच्छे खासे कमेंट्स पहुंचा देते हैं हम तक कि भाई वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे आपको कोई दिक्कत आई नहीं आई, पूरे का पूरा वीडियो आपको समझ आ गया, ऐसे कमेंट्स मिलते रहते हैं और लाइक्स भी आपकी बढ़ती है। लेकिन जैसे ही पहले वीडियो कंप्लीट होते हैं, हम दूसरे वीडियो पे स्विच करते हैं तो आपके लाइक्स और कमेंट्स कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये जो आपका लाइक्स और कमेंट का जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाए, कम ना हो। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो आते ही आपके लाइक्स और कमेंट्स और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, ताकि हमारी भी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे कि हाँ जी एकदम से बढ़िया काम हो रहा है। तो ऐसे और भी चैप्टर्स को जो है हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे भी लाइक्स और कमेंट्स में जहाँ तक मुझे पता है कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, फ्री ऑफ होता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। और ये आपके सामने लेक्चर्स भी फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। प्री एग्जाम मैराथन है और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 जो हमने पहला वीडियो अपलोड किया, ठीक है, उसमें मैंने आपको इन्फॉर्म तो कर ही दिया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, एक क्विक रिविजन करेंगे पूरे के पूरा चैप्टर का। और इंपॉर्टेंट जो आपकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। एक आध दो ऐसा हो सकता है कि सिंपल हो तो वो हम छोड़ दें, लेकिन ऑलमोस्ट तो आप सभी करके चलते हैं। ठीक है, पिछले मतलब कि चैप्टर नंबर 1 था, वहाँ पे 5 टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन थे, वो भी हमने कंप्लीट कर दिए थे साथ ही साथ। ठीक है, और साथ में जो हमारा मेन चीज़ है, हम ट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से आपको याद करना है और किस तरीके से आपको जो है अपने मेमोरीज में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ये तो आप चैप्टर नंबर 1 से अनुभव करके आ रहे हैं। आइए जल्दी से चैप्टर नंबर 2 भी इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे और हर एक चैप्टर इसी तरीके से चलेंगे, एकदम से वीडियो खत्म होते ही पूरे का पूरा चैप्टर दिमाग में। ठीक है, उसके बाद करना क्या होता है, सिंपली जो चीज़ हमने कहा कि भाई एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से खुद से रीड करनी है, वो चीज़ आप रीड कर सकते हैं, बाकी काम ही खत्म। ठीक है, और वैसे भी वो रीड ना भी करे तो भी चल जाता है, क्योंकि रेगुलर लेक्चर तो एक बार पढ़ चुके होते हैं, कॉन्सेप्ट ओवरऑल तो हमारे दिमाग में होता ही है। ठीक है, और जो याद करना है वो तो हम यहीं पे करवा देते हैं, तो बचता ही क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाइए जल्दी से। चैप्टर नंबर 2 आपका, जिसका नाम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ये आपका चैप्टर नंबर 2 का नाम है। चलिए तो जल्दी से आप आ जाइए इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 पे। ठीक है, और जैसे कि चैप्टर नंबर 1 का भी मैंने आपको पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था, वैसे भी आपको इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 का भी वीडियो पीडीएफ जो है ये वाली, जहाँ पे मैंने आपको जो है ट्रिक्स वगैरह लिख रखा है, वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो चुकी होगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप जब देखेंगे तो पीडीएफ पहले प्रोवाइड हो जाती है, लेक्चर आपका बाद में स्टार्ट होता है, ताकि उस पीडीएफ में से आप कुछ नोट डाउन पहले ऑलरेडी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए पीडीएफ आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती है, लेक्चर तो आप बाद में देख रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पे जल्दी से आप पॉइंट नंबर 1 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 1 कहता है आपके पास में कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि प्लान करने के लिए, ठीक है, प्लान से रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, चैप्टर नंबर 1 में भी आपका एक ही ऐसे था, ऐसे 200, ठीक है, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपका ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर के बारे में बात करता था। यहाँ पे भी आपका एक ही ऐसे है जिसका नाम है ऐसे 300। ठीक है, ऐसे 300 आपका एक ही ऐसे यहाँ पे है। तो कहीं आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडवाइस करता हूँ कि जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसके सामने यहाँ पे ऐसे लिस्ट लिखा करें। ठीक है, तो मैंने तो अपने स्टूडेंट को लिखवा रखा है कि जो चैप्टर नंबर 1, तो उसके चैप्टर नंबर 1 के सामने जो है ऐसे 200 लिख रखा है कि इसका नाम क्या है, तो पूरे का पूरा यहाँ पे लिख लो। अब चैप्टर नंबर 2 है तो चैप्टर नंबर 2 में एक ही ऐसे ऐसे 300, उसका नाम यहाँ पे लिख लो, ताकि जब भी आप ऐसे की यहाँ पे रीडिंग करना चाहे तो आपको साथ ही साथ पता भी चलता रहे कि भाई कौन से चैप्टर के कौन से ऐसे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज एक साथ कवर हो जाती है। तो इस तरीके से मैं भी आपको एडवाइस करता हूं कि आप अगर आपके पास में वक्त है तो ठीक है, अगले दिन ही देख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यू करिए। तो आइए जल्दी से आ जाइए। एसेट 300, एसेट 300 कहता है, एसेट 300 का नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑडिटर की। प्लान करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ऑडिटर की। प्लान करना किसका है सर, ऑडिट के लिए प्लान करना है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल कहानी में कहूँ तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि ऑडिटर को यहाँ पे बताया गया है कि सर ऐसे 300 के द्वारा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है। ऑडिटर कहता है हाँ जी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है। तो ऐसे 300 आपको कहता है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी चाहिए जिससे आप जो है ऑडिट को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट कर पाए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि इस दिन मुझे ये काम करना है, इस दिन मुझे ये इंटरनल कंट्रोल की चेक करना है, इस दिन मुझे ये डॉक्यूमेंट करना है, इस दिन मुझे ये काम करना है, इस दिन मुझे इंक्वायरी करना है, अगर प्रॉपर प्लानिंग है आपके पास में,
तो आपका ऑडिट जो है वो इफेक्टिव बना रहेगा, एफिशिएंट बना रहेगा। इसलिए स्पेसिफिकली एसेस बनाया गया है यहाँ पे, एसे नंबर 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही साबित कर देता है कि प्लान करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम फिर चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ेंगे जहां पे उसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जहां पे हम सारी की सारी चीजों को डॉक्यूमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, कि आपने किस तरीके से कौन सी चीजों को परफॉर्म किया, क्या किया, इंक्वायरी क्या किसके साथ करी, किसने परफॉर्म किया, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट भी करनी पड़ती है ताकि हमारे पास में एक प्रूफ रहे। वो चैप्टर नंबर 6 की बात है। ठीक है, वैसे तो आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के ही आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये तो प्री एग्जाम मैराथन चल रही है, तो ये चीज तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे 300 याद रखने वाली बात वही है जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में मैंने कहा था कि जो हाईलाइटेड है वो याद रखना है, जो हाईलाइटेड नहीं है वो तो आप जो है रीड करना है तो कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, वो एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से होता है, जो हाईलाइटेड नहीं है वो एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से होता है कि कभी कभार पूछ ले तो ठीक है, तो आप रीड कर सकते हैं अपने तरीके से। जो हाईलाइटेड है वो एज इट इज याद रखना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही चैप्टर नंबर 1 में क्लियर करवा रखा है, और मैं मान के चलता हूं कि सारे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 देख के आ रहे हैं, तो वहां पे जो मैंने इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है वो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो सारी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी हमारी जो ट्रिक रहती है, ठीक है, ट्रिक देने की भी ट्रिक जिस तरीके से रहती है वो सारी चीजें मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता है। ठीक है, चैप्टर नंबर हर एक चैप्टर में तो हम रिवाइज नहीं कर सकते, सारी चीजों को बता नहीं सकते। ठीक है, चलिए ऐसे 300 मैंने क्या नाम कहा सर, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या सर यहाँ पे जब एग्जाम में पेपर आता है तो उसमें क्या ऐसे का नंबर लिखना पड़ता है? आंसर इज यस। लॉ में आपके पास में जैसे सेक्शंस होते हैं, यहाँ पे ऑडिट के अंदर एसेज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अब जान रहे हैं सर, लॉ के अंदर तो एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको सेक्शंस नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, याद नहीं रहते तो इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉ से थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है एसेज। ठीक है, एग्जाम में अगर आप ऐसे लिख पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर फिर नहीं ही पता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, तो अपना थियोरीज लिख के आ जाना। ठीक है, ऐसे नंबर नहीं पता है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि लॉ के अंदर जो सेक्शन जो होते हैं वहां पे तो हम क्लियरली बताते हैं कि भाई याद नहीं रहता तो छोड़ देना, सेक्शंस मत करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम थोड़ी सी एडवाइस देते हैं कि भाई ऐसे याद रहता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसे लिखने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर याद नहीं है तो फिर छोड़ दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। ऐसे 300 का नाम याद होना चाहिए सर, ऐसे 300 का नाम क्या है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि सर प्लानिंग करना क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन, सर प्लानिंग करना क्यों है? क्या प्लानिंग करने से कोई बेनिफिट है? तो आंसर इज यस, यहाँ पे आपके पास में बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सर प्लानिंग करने के, प्लानिंग ऑफ ऑडिट करने के बेनिफिट्स क्या रहते हैं? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए ट्रिक आपको प्रोवाइड कर रखी है, एआई फैसिलिटेटिंग इको, एआई फैसिलिटेटिंग इको। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रिक मैंने बना रखी। एक तो मैंने यहाँ पे बेनिफिट देखे, पॉजिटिव वर्ड है, बेनिफिट क्या क्या होता है, तो मैंने पॉजिटिव ट्रिक बना रखी है। देखिए एआई फैसिलिटेटिंग इको, सॉरी, तो एआई हमें फैसिलिटेट करता है इको, इस तरीके से मैंने याद रखा है। ठीक है, एक और इसका यहाँ पे न्यूमोनिक बन सकता है, जो एक तरीके से नेगेटिव आप बना सकते हैं, एआई फेंको, एआई को फेंक दो। ठीक है, बेनिफिट क्या है सर प्लानिंग के? तो एआई फेंको या फिर एआई फैसिलिटेटिंग इको, इन दोनों में से कोई एक ही आपको याद रखना है। और यहाँ पे जब आप नोट डाउन कर रहे होगे, अपने मॉड्यूल में नोट डाउन कर रहे होगे ये चीज को, तो कोई एक ही करेंगे। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है वो एक ही करना, दोनों मत करना। ठीक है, दोनों से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कोई एक ही आपको जो भी सही लगे वो लिखिए। ठीक है, एआई फेको या फिर एआई फैसिलिटेटिंग इको। एआई फैसिलिटेटिंग इको में इसलिए कहता हूं कि सर बेनिफिट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो उसके लिए पॉजिटिव ट्रिक बना दी हमने। ठीक है, एआई फैसिलिटेटिंग इको। ठीक है, तो प्लानिंग की क्या बेनिफिट है सर? एआई फैसिलिटेटिंग इको। ए से क्या मतलब है सर? ए से मेरा मतलब है अप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाएंगे इंपॉर्टेंट एरिया में। आप समझिए कि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग बना रखी है तो आपको पता है कि कौन से एरिया में हमें ज्यादा टाइम देना है, कौन से एरिया में कम टाइम देना है। जैसे कि आप अपना रीडिंग टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3, 4 बड़े चैप्टर है तो वहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ता है। चैप्टर नंबर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 1 हो गया, छोटे चैप्टर है तो वहां पे थोड़ा सा कम टाइम देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाएंगे इंपॉर्टेंट एरिया को। ठीक है, तो ए से मेरा मतलब क्या है? ए से मेरा मतलब है अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, इसके बाद ए आई, आई का मतलब क्या है सर? आई का मतलब है हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस चीज को सर? पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को ऑन टाइमली मैनर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन टाइमली मैनर। टाइम पे हम जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इनको रिसोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई और रिसोल्व कर पाएंगे लेकिन ऑन टाइमली मैनर। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है आपके पास में प्लानिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है, ए आई फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या है? फैसिलिटेटिंग का मतलब है फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट। आपके पास में टीम, ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट जो टीम है हमारे मेंबर्स है उनको हम प्रॉपर्ली डायरेक्शन दे पाएंगे, सुपरवाइज कर पाएंगे। ई से मेरा मतलब क्या है? इको में। ई से मेरा मतलब क्या है? ई से मेरा मतलब है एंगेजमेंट टीम मेंबर जो हमारे हैं, ठीक है, उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे हम कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस के हिसाब से जो है उनको वर्क दे पाएंगे और हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे जितने भी रिस्क है।
ठीक है, क्योंकि देखिए टीम मेंबर हमारे पास में होते हैं तो उनकी एबिलिटी कैपेसिटी सब अलग अलग होती है। कोई ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है तो उनको वर्क इस तरीके से देंगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा रिस्क है तो हमारे टीम मेंबर में देखेंगे कि कौन सा पर्सन इसके लिए प्रॉपर वर्क कर पाएगा, तो उसको हम ये वर्क देते। छोटा मोटा काम होता है तो छोटे मोटे जो न्यू मेंबर वगैरह होते हैं उन्हें दे देते। ठीक है, तो हम एंगेजमेंट टीम मेंबर विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कंपेटेंस टू रिस्पॉन्स एंटिसिपेटेड रिस्क। ठीक है, तो ई से क्या हो गया, एंगेजमेंट टीम मेंबर विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज। ठीक है, सी से मेरा मतलब क्या है सर, सी से मेरा मतलब है कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर। कोई अदर पर्सन जो है वो अपना वर्क करता है तो उसके साथ हमारा ऑडिट का वर्क भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने कहा सर कि मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ चैप्टर्स का रिवीजन करवाऊंगा, जैसे कि ये चल रहा है हमारा रिवीजन, तो मैंने आपको कह दिया कि भाई चैप्टर नंबर 2 जो है वो 2 दिन बाद मैं करवाने वाला हूँ। आपने अपना एक रीडिंग टाइम टेबल बना रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि सर 2 दिन बाद, 2 डेज के बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपना जो टाइम टेबल बनाया था उसमें आपने मान लीजिए आज टुडे चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन लिख रखा था, लेकिन आपने देखा कि भाई सर ने यहाँ पे बोला है कि 2 दिन बाद ये चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करवाने वाले, तो आपने तुरंत क्या किया, ये जो आपने प्लान बनाया था, जो टाइम टेबल बनाया था, उसे चैप्टर नंबर 2 आज पढ़ना था, उसे शिफ्ट कर दिया 2 दिन बाद, और आज जो है वो दूसरा कहीं पे चैप्टर आपने ले लिया, ताकि जो हम क्या कर पाए, ताकि हम अपना जो टाइम है वो भी अपना इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, कोई और चैप्टर कर लेंगे और जब सर करवा रहे हैं तो उसी के साथ हम रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात हुई, आपने क्या किया सर, आपने कोऑर्डिनेट कर दिया मेरे लेक्चर के साथ। ठीक है, ऐसे ही ऑडिट में भी होता है। क्या होता है कि सर फॉर्म होती है तो फॉर्म के अंदर काफी सारे एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जैसे कि टेक्निकलिटी हो गया, ठीक है, कुछ एडवाइस वगैरह के लिए एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, तो उनके एक्सपर्ट की जो है आपके पास में जो वो एडवाइस वगैरह देते हैं, उनका जो वर्क होता है तो वो जिस दिन होने वाला होता है तो उस दिन हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर देते हैं अपना भी वर्क। ठीक है, कि हमें उनके साथ कुछ बातचीत करनी है, हमें उनका वर्क जो है वो ऑडिट में यूज करना है, तो हम कुछ इस तरीके से काम अरेंज कर देते हैं कि उनका काम होते ही हमारा काम भी उसी के साथ चल जाए। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट होता है, हम कोऑर्डिनेट कर देते हैं वर्क डन बाय अदर। ठीक है, जो दूसरा काम कर रहा है उसके साथ ही अपना भी वर्क जो है कोऑर्डिनेट कर देते हैं। इन लोगों ने एग्जांपल दिया सच एज एक्सपोर्ट, कई सारे एक्सपोर्ट बुलाए जाते हैं तो उनके वर्क के साथ हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इको, ठीक है, सी हो गया। अब ओ से क्या मतलब है सर, ओ से मेरा मतलब है ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर पाएंगे अपनी जो ऑडिट एंगेजमेंट है उसको, ताकि वो परफॉर्म कर पाए सर इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स होंगे, टोटल यहाँ पे आप पॉइंट देखिए, टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली देखा गया कि 4 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है 4 नंबर में तो 4 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, लेकिन सेफर साइड आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मली 4 नंबर तक के आते हैं। ठीक है, फिर न्यू सिलेबस है तो क्या पता 5 नंबर के भी पूछ ले। ठीक है, नॉर्मली तो 4 ही नंबर तक के आते हैं। ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर इस तरीके से ही आते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, तो हम पूरा सेफर साइड पूरा रीड करके चलेंगे। तो जल्दी से बताइए सर, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि प्लानिंग ऑफ ऑडिट का क्या बेनिफिट रहता है, तो हम याद रखेंगे सर एआई फैसिलिटेटिंग इको या फिर एआई फेको। ठीक है सर, ए से मेरा मतलब क्या है सर, ए से मेरा मतलब है अप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाएंगे इंपॉर्टेंट एरिया को। आई से मेरा मतलब क्या है सर, आई से मेरा मतलब है आपके पास में आइडेंटिफाई कर पाएंगे और रिसोल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को, लेकिन ध्यान रहे सर ऑन टाइमली मैनर, यही तो हमारा बेनिफिट है। ठीक है, ये आई फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या है सर, फैसिलिटेट कर पाएंगे किस चीज को सर, डायरेक्शन और सुपरविजन, अपने जो एंगेजमेंट टीम मेंबर है उनको डायरेक्शन कर पाएंगे, सुपरविज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ई से मेरा मतलब क्या है सर, ई से मेरा मतलब है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स जो हमारे हैं, ठीक है, उनको अप्रोप्रिएट लेवल के हिसाब से हम जो है कैपेबिलिटी उनकी जो है कंपेटेंस जो है उसके हिसाब से हम वर्क देंगे, ताकि हम रिस्पॉन्ड कर पाए अपने जो भी रिस्क है उसको। ठीक है, इको, ठीक है, ई हो गया। ई से मेरा मतलब क्या है सर, एंगेजमेंट टीम मेंबर को जो है वर्क अलॉट करना है उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के हिसाब से। सी से मेरा मतलब क्या है, सी से मेरा मतलब है कोऑर्डिनेशन वर्क डन विद अदर। ठीक है, और ओ से मेरा मतलब क्या है सर, ओ से मेरा मतलब है ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाएंगे ऑडिट एंगेजमेंट को, ताकि वो परफॉर्म कर पाए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इस चीज को। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, नेक्स्ट 1.2 पॉइंट पे आ जाइए 1.2। ठीक है, कहता है कि सर आपके पास में नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग कंटिन्यूअस एंड इटरेक्टिव, इटरेक्टिव का मतलब होता है रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड प्रोसेस है, तो क्या यहाँ पे ऑडिट प्रोसेस प्लानिंग जो है वो क्या कंटिन्यूअस और रिपीटेड प्रोसेस होती है? आंसर इज यस। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप अपने टाइम टेबल ही बना लीजिए। आप टाइम टेबल में डिसाइड किए थे कि आज हमें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कल जो है हमें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आज आप 2 ही चैप्टर कर पाए, 1 चैप्टर नहीं कर पाए, तो आपने तुरंत रात को क्या किया सर, आज जो 1 चैप्टर रह गया उसे कल अरेंज किया, और कल के जो 3 चैप्टर थे उसमें भी थोड़ा बहुत अरेंज वगैरह करके कुछ चेंजेस कर दिया। तो आप समझिए
कि प्लानिंग जो है वो एक तरीके से कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड प्रोसेस है, ठीक है। हमें प्लानिंग में चेंजेस वगैरह भी करना पड़ता है और प्लानिंग पे प्लानिंग बनाते रहने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि हम प्लानिंग एक बार बना लिए और काम खत्म, ठीक है। जिंदगी में तो कई सारे प्लानिंग्स बनाने पड़ते हैं। ये तो स्टडी प्लानिंग का मैंने एग्जांपल दिया, ऑडिट में ऑडिट प्लानिंग करना पड़ता है, बिजनेस में बिजनेस प्लानिंग वगैरह करना पड़ता है, और प्लानिंग भी प्लानिंग पे प्लानिंग बनते रहते हैं। जैसे कि फाउंडेशन में आपने डिफरेंट प्लानिंग बनाया होगा, इंटर पे डिफरेंट प्लानिंग बनाया होगा, ठीक है। ग्रुप 1 वाले अलग प्लानिंग बनाते हैं, ग्रुप 2 में अलग प्लानिंग है, बोथ ग्रुप वाले कोई प्लानिंग बनाते हैं। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड रिपीटेड प्रोसेस है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखते हैं, देखिए प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट फ्रेज। ऑडिट जो है, ऑडिट का ये डिस्क्रीट फ्रेज नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रेज आप कह सकते हैं, कंटिन्यूअस है और इटरेक्टिव। इटरेक्टिव वर्ड ही यूज रखिएगा, ठीक है। इटरेक्टिव का मतलब तो वैसे रिपीटेड होता है, लेकिन आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे सर, लेकिन यहाँ पे वर्ड तो वही यूज करेंगे जो दिया है, ठीक है। तो इटरेक्टिव प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा कि बीइंग शॉर्टली आफ्टर द प्रीवियस ऑडिट। जैसे ही एक ऑडिट खत्म होता है तुरंत आप जो है क्या करते हैं सर, तुरंत नेक्स्ट ऑडिट के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप जो है इंटर पास किए और फाइनल में आए तो तुरंत क्या करते हैं सर, फाइनल के लिए प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई इस तरीके से पढ़ाई करनी, इस तरीके से लेक्चर दिखने वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आपके पास में कहता है कि सर प्लानिंग जो है इंक्लूड द नीड टू कंसीडर, ठीक है। प्लानिंग जब आप बना रहे आप मतलब कि कौन, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सर, ऑडिटर की। प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, ऑडिटर की। कौन कहता है ऐसे, 300 कहता है, ऐसे 300 कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, ऑडिटर की है। तो ऑडिटर जब प्लानिंग बना रहा है ना, तो कुछ चीजों को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जब भी आप काम शुरू कर रहे हैं उससे पहले प्रायरली आपको कुछ चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। क्या चीज सर, जब भी प्लानिंग बना रहे हैं ना, तो आप देखिए कि जो वर्क आप जिस वर्क के लिए प्लानिंग बना रहे हैं उसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किस तरीके के, कौन से अप्लाई करने हैं, ठीक है, कितने अप्लाई करने हैं वगैरह वगैरह चीजें। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। दूसरा, ऑब्टेन करिए पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करिए कि जो आप जिस भी एंटिटी का वर्क कर रहे हैं उसके लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा अप्लाई होता है और किस तरीके से इसमें काम होता है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट हो सकता है कंपनी में। आप जो है एक एग्जांपल दूं एफआरएफ का, ठीक है, जो आपका फ्रेमवर्क का रिपोर्टिंग है। तो एक एग्जांपल देता हूँ शेड्यूल 3, ठीक है, कि कहा गया है कि सर आपको जो अकाउंट्स है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया सर, एफआरएफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पे मेन वर्ड क्या है सर, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। कौन सी चीज जितना कितना मटेरियल होता है, ठीक है। डिफरेंट बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट चीजें होती है, और यहाँ पे नेचर बिजनेस भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस है, मटेरियलिटी कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। इसके बाद एक्सपोर्ट क्या इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व है तो कौन कौन सी जगह पे एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है, कौन कौन सी जगह पे नहीं है, ये सारी चीजें। और परफॉर्म करिए अदर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। तो कितना अदर जो हमें जो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। टोटल 5 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, पेपर में नहीं बना रहा हूँ। तो ये चीज भी हम यहाँ पे करके चल रहे हैं, और वैसे भी आसान है, इसमें कोई याद रखने वाली बात ज्यादा मुझे लग नहीं रही है। कहता है कि भाई प्लानिंग करनी है तो उससे पहले ही आपको कुछ चीजों को ध्यान लेना जरूरी है। कौन कौन सी चीजें सर, 5 चीजें। सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा अप्लाई होगा वो हम देख लेंगे, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद सेकंड, हम अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे किस चीज की सर, जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एंटिटी का, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे। थर्ड चीज कहता है कि कौन कौन सी चीजें मटेरियल है, वो मटेरियलिटी के बारे में डिटर्मिनेशन कर लेंगे। फोर्थ चीज कहता है कि कोई भी अगर एक्सपोर्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और फिफ्थ चीज कहता है कि कोई अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अगर हमें परफॉर्म करनी है तो वो भी चीज हम जान लेंगे। और फिर क्या करेंगे सर, फिर प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, काम खत्म। बहुत ही ज्यादा आसान पॉइंट है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये आ जाइए, बाकी का सर, बाकी का आप रीड कर सकते हैं, अपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से हो सकता है। बाकी याद कुछ करना नहीं है, याद में जितना करवा रहा हूँ उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं। उसके अलावा जो एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से सिर्फ एक बार रीड कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, कहता है डिस्कस ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट। कहता है कि हम प्लानिंग वगैरह बनाते हैं ना कि किस टाइम पे कौन सा वर्क करना है, किस तरीके से। तो अगर ऑडिटर चाहे तो, क्या वर्ड यूज करा, अगर ऑडिटर चाहे तो अपने मैनेजमेंट के साथ जो है इस प्लानिंग को डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अगर ऑडिटर चाहे तो, अगर ऑडिटर चाहे तो,
ठीक है। तो मैनेजमेंट को ये बता सकता है कि भाई इस दिन हम ये काम करते हैं, उस दिन हम ये काम करते हैं, वगैरह वगैरह चीजें। तो जितना बताए उतना याद रखना है सर। यहाँ पे आपने हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट इसलिए नहीं किया कि इसमें से याद रखने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। याद रखने वाली कोई बात नहीं है, जितना मैं बताया हूँ उतना आपने सुन लिया है, काम खत्म, बस उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। कितना सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है ना। चलिए, लाइक तो आपने वैसे भी कर ही दिया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आइए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया, आपको बड़े आराम से समझ आया होगा। पॉइंट नंबर 1 में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, 2-3 ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। सबसे पहले तो ऐसे 300 याद रख लेना, सिर्फ प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा हमने मेन टॉपिक जो पढ़ा, बेनिफिट्स क्या रहते हैं ऑडिट के, प्लानिंग के, ठीक है। तो हम जो प्लानिंग ऑफ ऑडिट करते हैं उससे बेनिफिट क्या रहते हैं, तो एआई फैसिलिटेटिंग इको। इसके बाद हमने पढ़ा सर यहाँ पे ऑडिट के जो प्लानिंग करते हैं उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए, वो बात खत्म, बस इतना ही था याद रखने वाली बात। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पे, कहता है प्लानिंग प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए स्टिकी नोट चिपका रखा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वैसे आपके मॉड्यूल में भी यही आपका जो ग्राफ है वो 2-3 पेज छोड़ के यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये आप जो है आपकी मॉड्यूल में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो आपके मॉड्यूल में वैसे भी गिवन है। 2-3 पेज घुमाइए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं और क्या चीज होती है। तो देखिए, प्लानिंग करने के लिए 2 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग के 2 ही एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। प्रीलिमिनरी का मतलब पहले, प्रायर, ठीक है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। प्रायर आपके होता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, सबसे पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट होता है प्लानिंग एक्टिविटी। तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस के 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस के 2 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है आपका प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, दूसरा यहाँ पे एलिमेंट है प्लानिंग एक्टिविटी, ठीक है। और अगर डिटेल में जाए तो प्लानिंग एक्टिविटी के भी 2 एलिमेंट्स है, स्ट्रेटेजी और प्लान, ठीक है। ये एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके बाद प्लानिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे और प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर स्ट्रेटेजी एंड प्लान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी पे आइए, ठीक है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मैंने अभी कहा सर, प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है, प्रायर। प्रायर का मतलब यहाँ पे कहा गया है सर कि ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा क्लाइंट्स रिलेशनशिप को, ठीक है, कि उनकी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना, ये चीज को। तो देखिए, जैसे ही आप मान लीजिए कोई ऑडिट वर्क के लिए अपॉइंट हुए थे, ठीक है, वो काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बार भी आपको जो है क्लाइंट आपको ही ऑडिटर बनाना चाहता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सर, दूसरा वर्क लेने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। कहते हैं यहाँ पे प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज होती है सर, कहते हैं कि ऑडिटर को कंसिडर करना है कि आगे भी क्लाइंट की जो रिलेशनशिप है हमारी वो कंटिन्यू करनी है या फिर नहीं। कैसे पता चलेगा, तो सर 3 चीजें इंक्लूड होती है। 3 चीजें आप देख लीजिएगा, काम खत्म। सबसे पहली चीज कहता है कि सर प्रोसीजर, परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशन। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारी जो क्लाइंट की रिलेशनशिप है उसे क्या आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। क्या कोई हमें फास्ट में कुछ यहाँ पे दुविधा आई थी क्लाइंट के साथ, नहीं आई थी, क्लाइंट का क्या वर्क सही तरीके से चलता है तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, ये सारी चीजें। तो सबसे पहला क्या है सर, परफॉर्म करिए प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले प्रोसीजर परफॉर्म करिए कि हमें क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है उसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है कि सर एथिकल जो रिक्वायरमेंट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह, ठीक है, वो कंप्लाई कर रहा है क्लाइंट या फिर नहीं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सर कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, मैनेजमेंट की। तो वो सारी चीजें जो है एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बना रहा है नहीं बना रहा है, ठीक है। तो कंप्लायंस कर रहा है या फिर नहीं, ये हम सबसे पहले दूसरी चीज में देख लेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, और कर रहा है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि अंडरस्टैंड कर लेना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि आपके पास में जितनी भी हम नया एंगेजमेंट बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारी टर्म्स चलती आ रही है, जो पहले वाली थी वही कंटिन्यू करना है या फिर क्लाइंट कुछ नया एड ऑन करना चाहते हैं, ये सारी भी चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 चीजें। सबसे पहले तो हमें प्रोसीजर परफॉर्म करिए, ये तो डिसाइड करिए कि हमें आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं, ठीक है। सबसे पहला यही करिए। सेकंड कहता है कि सब दूसरा पॉइंट ये देख लीजिएगा कि क्लाइंट जो है अपना कंप्लायंस कर रहा है या फिर नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन का, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि भाई अंडरस्टैंड कर लेना जो भी टर्म्स है एंगेजमेंट का वो सारे के सारे एस्टेब्लिश है या फिर नहीं, ठीक है, या फिर कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं किया ना, वो सारी चीजें देख लेंगे। तो ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है। इतना एक सेपरेट क्वेश्चन आपके पास में बन सकता है 3 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए कि बताइए कि प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का मतलब बताइए।
ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं है कि ऑडिटर हमें कंसीडर करना पड़ता है, एज एन ऑडिटर हमें कंसीडर करना पड़ता है कि क्लाइंट की रिलेशनशिप को हमें कंटिन्यू करना है नहीं करना है, इससे रिलेटेड। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि डिफाइन करिए प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो चीज हमें बताइए। तो 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एक नंबर इसका कि आप जैसे ही लिखेंगे कि ऑडिटर को कंसीडर करना है कि वेदर रिलेशनशिप विद क्लाइंट शुड बी कंटिन्यू एंड वेदर एथिकल जो रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग अपना इंडिपेंडेंस वो कंटिन्यू हो रहा है, कंप्लाई हो रहा है या फिर नहीं, सबसे पहला ये लिखेंगे। उसके बाद इंक्लूड क्या होता है, 3 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला कि क्लाइंट को रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म करिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट एथिकल जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई हो रहे हैं या फिर नहीं। और थर्ड पॉइंट कहता है अंडरस्टैंडिंग कर लेना जो भी एंगेजमेंट के टर्म्स एंड रेगुलेशन वगैरह है वो से अंडरस्टैंडिंग कर लेना। तो 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। तो एज इट इज याद रख लेंगे जो हाईलाइटेड है। ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे एलिमेंट्स क्या रहते हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट। तो जो हमने इंक्लूजन पढ़े, ठीक है, इंक्लूजन जो भी हमने पढ़े उसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे रखी है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। रिवीजन जब भी करते हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए कि सर ये आपका जो क्वेश्चन आपका जो ये पूरे का पूरा अंडरस्टैंडिंग है, जो इंक्लूजन है, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े, ये जो 3 पॉइंट पढ़े ना उससे रिलेटेड ही ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। वही हेडिंग है, देख लीजिए। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट, ये 3 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट जो है आप देख सकते हैं, 3 पॉइंट जो है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग दे रखी है। ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग चैप्टर नंबर 11 में एज इट इज पढ़ते हैं तो वहां से कवर करेंगे, यहाँ पे आप रीड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी चीज रीड नहीं करेंगे, कवर कहां से करेंगे, चैप्टर नंबर 11 में। यहाँ पे कितना पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है कि 3 पॉइंट होते हैं, ये 3 पॉइंट की हेडिंग, बस काम खत्म। अंदर क्या है वो अभी नहीं पढ़ेंगे। 11 में चैप्टर नंबर 11 वैसे तो आपको पता ही होगा चैप्टर नंबर 11 में एज इट इज पॉइंट आते हैं। ठीक है। जब आप ऐसे 220 और एसक्यूसी 1 पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में तो वहां पे आपको एज इट इज पॉइंट देखने को मिलेंगे, वहां पे आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे और वहीं से हाईलाइटेड पॉइंट को याद रखेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे, काम खत्म। ठीक है। चलिए आ जाइए इसके बाद पॉइंट नंबर 2 प्लानिंग एक्टिविटी। ठीक है। अभी हमने पढ़ा सर कि जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके 2 एलिमेंट्स है। सबसे पहला प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में हमने पढ़ा कि सर ऑडिटर यहाँ पे एंश्योर करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे जो क्लाइंट की रिलेशनशिप है उसे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं, और एथिकल जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई हो रही है नहीं। ठीक है। उसी के साथ हमने इसके अंदर 3 चीजें देखी। इंक्लूजन, सबसे पहले मीनिंग देखा जो मैंने अभी कहा, उसके बाद इंक्लूजन देखा। इंक्लूजन में टोटल 3 पॉइंट थे। ठीक है। टोटल 3 पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए और काम खत्म। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट प्लानिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर 2 चीजें होती है, स्ट्रेटेजी एंड प्लान। आइए प्लानिंग एक्टिविटी को पढ़ते हैं। प्लानिंग एक्टिविटी, तो आप देखिए प्लानिंग एक्टिविटी आपके सामने। तो प्लानिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजी एंड प्लान, हाईलाइट कर लीजिएगा, स्ट्रेटेजी एंड प्लान। ठीक है। ऐसा कोई डायग्राम भी आपके मॉड्यूल में गिवन था जहां तक मुझे पता है, ये देख लीजिए। प्लानिंग प्रोसेस के 2 एलिमेंट्स है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में 2 पॉइंट है, एस्टेब्लिश करना स्ट्रेटेजी और डेवलप करना प्लान। ठीक है। काम खत्म, लास्ट में दे रखा है और कुछ नहीं। आइए जल्दी से यहाँ पे प्लानिंग एक्टिविटी में बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, इसके 2 इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहला स्ट्रेटेजी और प्लान, एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करना, यहाँ पे सबसे पहले देखिए सर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कहा गया एक नॉर्मल पॉइंट दे रखा है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी शेड्स स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल ऑडिट प्लान। ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होता है, आप स्ट्रेटेजी बनाते तो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब कि हमें यहाँ पे जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज है उसका स्कोप डिसाइड करते हैं, कब करना है ये टाइमिंग वगैरह, और किस दिन किस तरीके से करना है वो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, और प्लस इसके बारे में हमें गाइडलाइन मिलती है कि हमें इस तरीके से डेवलप करना है, कौन सी चीज मोर डिटेल करनी है, ये सारी चीजें। ठीक है। यहाँ पे वर्ड कहा गया कि सर मोर डिटेल ऑडिट प्लान। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर हम 2 चीजें करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी हमें कहता है कि भाई स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट क्या रहेगा, और साथ ही साथ इसी के साथ हम एक डिटेल प्लान बना रहते हैं, उसे डेवलप कर देते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का डिटेल क्या होगा सर, प्लान। स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सबसे पहले स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं सर, 3 चीजें, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ये 3 चीजें हम करते हैं। ठीक है। ये 3 चीजें हो जाने के बाद उसके बाद उसी के ऊपर हम प्लान डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। प्लान एक यहाँ पे डिटेल होता है स्ट्रेटेजी का। ठीक है। डिटेल वर्जन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहीं पे लिखना नहीं, एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है, आप ये समझ लीजिए, कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इसका रूल नहीं है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। ठीक है। याद करने के लिए मान लीजिए आप टाइम टेबल बना रहे हैं। ठीक है। तो टाइम टेबल में आप सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं कि किस दिन हमें कितना काम करना है। ठीक है। मतलब कि सबसे पहले तो चलिए इस तरीके से ले लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में 10 दिन है। ठीक है। 10 डेज है और आपको यहाँ पे काम करना है। अब 10 डेज में कौन सा सब्जेक्ट कितना लेना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, ये सारी एक ओवरऑल हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट है और चारों सब्जेक्ट को हमने 3-3 दिन दे दिए।
ठीक है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि सर चारों सब्जेक्ट को हमें 3-3 दिन देने, 2-2 दिन देने, इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं। हमारे पास 10 दिन है तो 4 सब्जेक्ट को 2-2 दिन दे देते, ठीक है, काम खत्म। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्ट्रेटेजी डिसाइड की। क्या कहा मैंने सर? स्ट्रेटेजी का मतलब क्या था सर? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं और इसी को ही हम डिटेल फिर डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि सर आपने क्या किया, 2-2 दिन दे दिए। अब ये 2-2 दिन में आप जो है कौन सा सब्जेक्ट के चैप्टर करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है ऑडिट के लिए 2 दिन दिए। आपने डिसाइड किया कि सर आपका जो है डे 1 पे हम टोटल 5 चैप्टर करेंगे और डे 2 पे रिमेनिंग चैप्टर करेंगे, ठीक है। ये आपने डिसाइड किया, तो ये क्या है सर? प्लान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रहे सर, यहीं पे साथ ही साथ बता देता हूँ कि ये जो आपने डे डिसाइड किया कि डे में ये 5 चैप्टर करेंगे, डे 2 में आप जो है रिमेनिंग करेंगे। ये 5 चैप्टर किस टाइम पे कितना टाइम करेंगे, इसे हम कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो एक ब्रीफ में कहूँ तो स्ट्रेटेजी का डिटेल वर्जन है ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान का डिटेल वर्जन है ऑडिट प्रोग्राम, और ये तीनों एक साथ ही चलते हैं क्योंकि ये प्लानिंग एक्टिविटी ही है एक तरीके से। ये सब कुछ एक बन के क्या बन जाता है सर? प्लानिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, और उसी के साथ डेवलप हो जाता है हमारा ऑडिट प्लान, ठीक है। ये चीज आपके पास में इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद हाईलाइटेड पॉइंट पे आ जाइए। कहता है कि सर ओवरऑल जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है हमारा, वो हमें बताता है, हमें मतलब किसको सर? ऑडिटर को यहाँ पे कुछ चीजें बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल कितने 4 पॉइंट दे रखे हैं। 4 पॉइंट आपको स्पेसिफाई कर देता है अगर आपके पास में ओवरऑल स्ट्रेटेजी है तो हमें यहाँ पे कहा जाता है कि सर ओवरऑल स्ट्रेटेजी का क्या फायदा? तो ये रहा फायदा, ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। 4 पॉइंट, ये 4 मैटर जो है वो आपको डिसाइड करवा देता है, असिस्ट कर देता है कि ये 4 जो है मैटर सोल्व कर देगा ऑडिट आपके पास में स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी जो है ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगा ये 4 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देख लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रिक डाल रखी है, कौन सा रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज, कब रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का डीएमएस क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। इसी के ऊपर हम पूरे के पूरे पॉइंट्स को याद रखेंगे। कौन से रिसोर्सेज, मतलब कि अपने पास जो रिसोर्सेज है उसमें से कौन से रिसोर्सेज को हमें यूज करना है। रिसोर्स टू बी डिप्लॉय स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, कौन से एरिया में हमें कौन सा रिसोर्स यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे जो एंगेजमेंट टीम मेंबर है वो भी एक तरीके के रिसोर्सेज ही है हमारे, ठीक है। तो हमारे ऑडिट टीम मेंबर में मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें एक मेंबर जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, एकदम एक्सपीरियंस, दूसरा कम एक्सपीरियंस है, और बाकी के 2 जो है वो न्यू मेंबर है, उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम सीधी सी बात है कि जो भी रिस्की एरिया होगा उसमें हम कौन से पर्सन को डालेंगे? जो भी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है उसको वहां पे हम भेज देंगे कि भाई आप उसका चेकिंग कर लीजिए, और जो न्यू वाले पर्सन है जो कम रिस्की एरिया है वहां पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कौन सा रिसोर्सेज, कौन से पर्सन को हमें यहाँ पे डिप्लॉय करना है, ठीक है, वो हमारे पास में है। तो रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉय स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, तो कौन सा रिसोर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिसाइड किया कौन सा रिसोर्स जो हमें यूज करना है, ठीक है। सेकंड, कितना रिसोर्स, अमाउंट, कितना 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 अमाउंट, ठीक है, कितना रिसोर्स यूज करना है, ठीक है। रिसोर्स टू अलोकेट टू स्पेसिफाई ऑडिट एरिया, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑडिट एरिया में कितना रिसोर्स हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा वर्क है तो उसमें 2 लोगों की जरूरत है, तो हमारे टीम मेंबर्स में से 2 लोगों को भेज देंगे। छोटा मोटा वर्क है तो एक ही कोई भेजना है, ठीक है, बाकी के लोगों को दूसरे काम में भेज दो। कितना रिसोर्स, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड कहता है कब रिसोर्स, ठीक है। कब रिसोर्स का मतलब होता है व्हेन, व्हेन का मतलब कब, ठीक है। ये जो ब्लू हाईलाइट है ये डायरेक्ट मतलब निकालता है, ये कितने, ये ब्लू हाईलाइट, ठीक है। स्पेसिफिक ऑडिट ये कौन सा, और यहाँ पे देखिए हाउ, हाउ का मतलब कैसे, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके पास में इसके ऊपर से ये हाइप के पास में ट्रिक बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते थे हम कौन सा बात कर रहे थे, कब रिसोर्स, ठीक है। तो कब रिसोर्स का मतलब है कि व्हेन दिस रिसोर्स आर टू बी डिप्लॉय, कब हमें इस रिसोर्स का यूज करना है, क्या टाइमिंग रहेगा, किस तरीके से हमें काम करना है, कौन सी डेट को हमें इस तरीके का रिसोर्स यूज करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। और फोर्थ आपके पास में कहता है कि रिसोर्सेज का डीएमएस कैसा होगा, ठीक है। रिसोर्सेज का डीएमएस, डीएमएस का मतलब होता है डायरेक्शन, मैनेज्ड और सुपरविजन, ठीक है। तो डायरेक्शन, मैनेजमेंट और सुपरविजन रिसोर्सेज का किस तरीके से होगा, कैसे होगा, हाउ सच रिसोर्स आर मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, ठीक है। ये जो हाईलाइट है उतना ही याद रखना है, आंसर इज उतना ही याद रखना है, ठीक है। उससे ज्यादा आपको सिंपली रीड कर सकते हैं आप अपने तरीके से, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा गया कि सर बताइए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के मैटर्स, आप बताइए कौन कौन से मैटर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर मैटर्स पूछे जाए तो ये 4 जो मैटर्स लिखने हैं इसमें हाईलाइटेड पॉइंट ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे ज्यादा याद रहता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार तो उसे रीड कर लेना। ये सर्च एज करके जो एग्जांपल्स दिए आपको, सर्च एज का मतलब यहाँ पे एग्जांपल है उसके बाद, ठीक है। एग्जांपल आप अपने तरीके से रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो याद रहे सर कौन से, कितने और कब और कैसे, ठीक है। कौन से, कितने, कब और कैसे, कौन से, कितने, कब
कैसे, कौन से का मतलब स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, मतलब कि रिसोर्स टू बी डिप्लॉय, स्पेसिफिक ऑडिट एरिया कौन से, कितने, अमाउंट, अमाउंट मतलब कि कितना हमें रिसोर्स यूज करना है स्पेसिफिक ऑडिट एरिया में, कब मतलब कि व्हेन हमें यहाँ पे रिसोर्सेज को कब यूज करना है, ठीक है, व्हेन, और इसके बाद डीएमएस कैसा रहेगा, तो डायरेक्शन, मैनेजमेंट और आपके पास में सुपरविजन, ठीक है, ये आपके पास में पॉइंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस बार के एग्जाम के लिए आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जो 4 पॉइंट है उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसके बाद आ जाइए फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ऑडिटर व्हेन एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। अभी हमने क्या देखा सर, मैटर्स देखे, जब भी आपको मैटर्स पूछे जाएंगे ये 4 पॉइंट लिखने, लेकिन जब आपको पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, हम जब ऑडिट अपने स्ट्रेटेजी को बना रहे हैं, एज एन ऑडिटर हम ऑडिट स्ट्रेटेजी को बना रहे हैं, तो इसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है, ये मैटर्स है। मैटर्स का मतलब होता है ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के हिसाब से, बनाने के बाद क्या होगा, ऑडिट स्ट्रेटेजी ये चीजों को सोल्व कर देगा, ठीक है, ये चीज हमें जो है ऑडिट स्ट्रेटेजी से सोल्व हो जाएगी, ये मैटर्स होते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है जब आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो इसमें कौन कौन से पॉइंट को आप एज एन ऑडिटर ध्यान रखेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो दोनों में फर्क है और कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, और कंफ्यूज हो रहा है तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इसमें मैटर्स याद रखना, इसमें फैक्टर्स याद रखना, काम खत्म, ठीक है, इसमें फैक्टर्स याद रखना, काम खत्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है डिफाइन इट्स स्कोप, इसके बाद प्लान आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है डायरेक्शन, ठीक है, और इसके बाद आपके पास में आ जाता है रिजल्ट, और लास्ट पॉइंट कहता है कि सर रिसोर्सेज का एनटीई क्या होगा, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, ठीक है। टोटल 5 पॉइंट है और इसके लिए आपको जो आईसीएन यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं चार्ट दे रखा है, ठीक है, लेकिन याद करने का तरीका अपना खुद का होगा, इसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, आपको जहाँ कहीं पे भी जगह मिले, स्टिकी नोट है चिपकाना चाहते हैं तो चिपका लीजिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद क्या करनी है, ठीक है, पेन पेंसिल लेके बैठ जाना, लिख लेना इसे, ठीक है, लिखिएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ उसके बाद लिखिएगा। सबसे पहले देखिए इसको याद करने का तरीका, टोटल 5 पॉइंट है, ठीक है, जब भी पूछा जाए कि सर फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को एज एन ऑडिटर हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो फैक्टर टोटल 5 है, ठीक है, टोटल 5 फैक्टर है, और याद करने की ट्रिक समझ लेना, याद करने की ट्रिक बड़ी ही आसान है, कहता है कि सर स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे। फिर से एक बार, स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे। क्या करेंगे सर, रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है, स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके क्या लेके आएंगे सर, रिजल्ट लेके आएंगे, जिससे हम क्या कर पाएंगे, जिससे हम एंटी कर पाएंगे, किस चीज का सर, रिसोर्सेज का एंटी कर पाएंगे, काम खत्म, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि मैं लिखवाई दूं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लीजिए आपके सामने मैंने इस चीज को लिख भी दिया है, आप लिख लीजिएगा इसको। देखिए ध्यान रहे, जो जिस आप कह सकते हैं जिस रिदम में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसी रिदम में इस ट्रिक को याद रखेंगे। किस रिदम में, फिर से एक बार सर, जब भी हमें पूछा जाए कि फैक्टर जो हमें कंसीडर करने हैं एज एन ऑडिटर, हमें कंसीडर करने हैं कब, जब हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी को, तो कौन कौन से फैक्टर है, तो जब हम फैक्टर को बताएंगे तो टोटल 5 फैक्टर है, और कैसे याद रखना है, तो रिदम जरा सा देख लीजिएगा, स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके, स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है, इसी रिदम में आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे, ताकि हम क्या कर पाए सर, हम एंटी कर पाए, किस चीज का सर, रिसोर्सेज का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने तरीके से ट्रिक लिख दी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं सर, यहाँ पे ध्यान रहे सर, रिदम यही याद रखना, अगर नॉर्मल सेंटेंस की तरह याद रखने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहाँ पे भी आप, जहाँ कहीं भी बैठे, घर में बैठे, कहीं पे भी बैठे, बाजू में आपके पेरेंट्स बैठे, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, इसी रिदम में बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्टडी कर रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और ये स्टडी का एक पार्ट है, रिदम में मेरे साथ बोलेंगे, एक बार फिर से हम बोलेंगे, ठीक है, आप सब एक साथ बोलेंगे। सर क्या पूछा गया, फैक्टर्स पूछे गए हैं, कंसीडर करने हैं एज एन ऑडिटर जब हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं स्ट्रेटेजी को, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, टोटल 5 फैक्टर होते हैं, मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, क्या क्या फैक्टर है, स्कोप को डिफाइंड करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे, स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे, जिससे क्या होगा सर, हम एंटी डिसाइड कर पाएंगे, किस चीज का सर, रिसोर्सेज का, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में जब हम लास्ट पॉइंट लिखते हैं तो डिसाइड कर पाएंगे, डिसाइड को हम लिखते हैं एसरटेन, ठीक है, डिसाइड को हम लिखते हैं एसरटेन, ओके। तो ये चीज आपके पास में, एसरटेन कर पाएंगे एंटी ऑफ
रिसोर्सेज। ठीक है, आइए एक एक करके अब यहाँ पे कितना याद रखना है वो चीज देख लेते हैं। जो हाईलाइट कर रहा हूँ उतना याद रखना है, बाकी का रीड करना है तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहला डिफाइन करना है स्कोप को, प्लान करना है, डायरेक्टिंग करना है, रिजल्ट लेके आना है, और हमें क्या करना है, एंट्री करना है। तो सबसे पहला जो डिफाइन करना है स्कोप को, ठीक है, उसका पूरे का पूरा नाम क्या है सर, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट डेट डिफाइन इट्स स्कोप। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम अपने स्कोप को डिफाइन कर पाए। इसके अंदर क्या लिखना है, हम अगर पूछ लिया गया तो कितना लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट लिखना है। हाईलाइटेड इतना ही है आपके पास में, यहाँ से लेके ओनली से लेके हाईलाइट करना स्टार्ट करिएगा स्ट्रेटेजी तक। ठीक है, इतना ही हाईलाइट करना है, और इसके बाद आपकी कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट कर देना है, और ये कैरेक्टरिस्टिक के टोटल 4 पॉइंट। ठीक है, कहता है कि ओनली अ वेल आइडेंटिफाइड स्कोप कैन लीड टू एस्टेब्लिश ऑफ साउंड स्ट्रेटेजी। अगर आप स्कोप डिसाइड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपने एग्जांपल की बात करूं, अपने तरीके से एग्जांपल, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। मैं कहूँ आपको टाइम टेबल बनाना है, रीडिंग टाइम टेबल, ठीक है, तो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो सीए नहीं पढ़ रहा है, सीए इंटर में है ही नहीं, ठीक है, वो तो कोई और फील्ड में पढ़ रहा है, मान लीजिए 12th में पढ़ रहा है, उसे मैं कह रहा हूँ कि भाई टाइम टेबल बना लो, सीए इंटर वाले को टाइम टेबल बना दो, तो वो सबसे पहले क्या पूछेगा, सर सिलेबस बताइए, कितने चैप्टर ये बताइए। ठीक है, तभी तो टाइम टेबल बना पाएंगे। वैसे हमें पता ही नहीं है कितने टाइम टेबल, कितने चैप्टर से कितना कवरेज है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा सर, स्कोप पूछा। ठीक है, इन शॉर्ट क्या पूछा, स्कोप पूछा कि भाई कितना स्कोप है, कितना सिलेबस है, वो तो सबसे पहले बताइए। अगर प्रॉपर स्कोप बताएंगे तो आपके पास में ऑडिट स्ट्रेटेजी भी क्या बन पाएगी सर, साउंड प्रॉपर ऑडिट स्ट्रेटेजी बन पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि भाई अपना सिलेबस डिसाइड कर लो। और यहाँ पे क्या सिलेबस वर्ड यूज करेंगे, आंसर इज नो, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, स्कोप। ठीक है, तो डिफाइन कर लीजिए स्कोप कितना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि सर जो डिफाइन करते हैं स्कोप, ठीक है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो स्कोप डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ है जो एज इट इज एग्जाम में आ सकती है, 4 नंबर के लिए, 4 पॉइंट है, 4 नंबर के लिए आ सकती है। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हम जब भी हम स्कोप को डिफाइन करते हैं तो वो चीज उसके अंदर इंक्लूड होती है ऑलवेज। ठीक है, उसके हिसाब से ही स्कोप डिसाइड होता है। तो 4 पॉइंट है। सबसे पहला कहता है कि भाई एप्लीकेबल एफआरएफ जो है, एप्लीकेबल एफआरएफ जो है एंटिटी के अंदर, वो कौन सा है, वो हम देखेंगे, उससे ही तो हमें स्कोप पता चलेगा। ठीक है, और एफआरएफ का एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि कंपनी के केस में अगर मैं बात करूं शेड्यूल 3, तो वो एप्लीकेबल एफआरएफ है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब आप इन शॉर्ट समझिए, दिमाग में इतना रखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन तो ऑलरेडी आपको दे रखी है, आप पढ़ सकते हो वो। ठीक है, चलिए, तो एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब आपको समझ में आया। इसके बाद सेकंड पॉइंट, सबसे पहले तो हमने एप्लीकेबल एफआरएफ जान लिया, एंटिटी का क्या है। दूसरा पॉइंट कहता है नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट क्या है, ये चीज हम देखेंगे ताकि उसके स्कोप के बारे में पता चले। अब बड़ा बिजनेस है तो उसके जो प्लानिंग वगैरह, स्ट्रेटेजी वगैरह वो बड़ी बनेगी। ठीक है, और छोटा मोटा बिजनेस है तो स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है आपके पास में बाय इंडस्ट्री रेगुलेटरी। इसमें हाईलाइट कितना करेंगे मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे इंडस्ट्री रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री रेगुलेटर्स को आप हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में बन जाता है कि अगर इंडस्ट्री रेगुलेटर वगैरह है तो उसके बारे में भी जान लीजिए कि कितना यहाँ पे इंडस्ट्री जो आपके पास में डेवलप इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है वगैरह चीजें। और एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस, तो यहाँ पे हाईलाइट इतना ही करेंगे, यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रीवियसली इसी के बारे में ऑडिट कर रहे थे, या फिर कोई ऑडिटर, दूसरा ऑडिटर ऑब्टेन कर चुका है ऑडिट एविडेंस को, और उसी ऑडिट एविडेंस को हम जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने पहले ही कुछ एविडेंस ऑब्टेन कर रखे थे प्रीवियस ऑडिट के अंदर, जिसे हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, आंसर इज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल 4 पॉइंट है आपके पास में, और जल्दी से इस चीज को याद करेंगे। इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं बनाना, क्योंकि वैसे भी ट्रिक बहुत ज्यादा बन जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें जो होती है जो एज इट इज याद रहती है, तो उसमें आप जो है ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रिक तो हर एक पॉइंट का बन सकता है, लेकिन कितनी ट्रिक्स फिर याद रखेंगे। ठीक है, कुछ चीजें तो आप एज इट इज याद करने की कोशिश करिए, ताकि उसमें तो हमें ट्रिक याद ना रखनी पड़े। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा सर, एप्लीकेबल एफआरएफ ऑफ एंटिटी, वो एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया आपके पास में। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट। थर्ड पॉइंट मैंने कहा कि इंडस्ट्री रेगुलेटर। एंड फोर्थ पॉइंट, यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। ये 4 पॉइंट हो जाते हैं, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट वाला जो आपका पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट। तो हमारे जो की के हिसाब से सबसे पहले स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लाना है। तो उसमें स्कोप को डिफाइंड करके जो हमारा पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। स्कोप को डिफाइन करके वो पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा आ जाता है प्लान करके। तो प्लान करके के अंदर क्या है सर, प्लान करके के अंदर है आपके पास में,
प्लान करके के अंदर आपके पास में कौन सा पॉइंट है, कहता है एसरटेन करना है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। तो हमें प्लान क्या करना है, प्लान हमें ये करना है कि ऑडिट किस तरीके से कौन से टाइमिंग पे हमें करना है और कम्युनिकेशन भी किस तरीके से करना है। कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू के साथ, तो वो सारी चीजें हम जो है इसका प्लान करेंगे। सेकंड आपका पॉइंट बन जाता है, सबसे पहले तो स्कोप को डिफाइन कर लिया, अब प्लान करेंगे। ठीक है, प्लान भी किस चीज का करना है, प्लान करेंगे टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, इतना भी लिखेंगे काम हो जाएगा कि एसरटेन करेंगे टू प्लान, एसरटेन टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना लिखेंगे काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें हाईलाइट कर लीजिए कितना याद रखना है, चलिए इसे हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहले कहता है कि भाई अपने को प्लान करना है किस चीज का सर, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड आपके पास में कम्युनिकेशन जो रिक्वायर्ड है उसका यहाँ पे नेचर। ठीक है, तो ये सबसे पहले वही पॉइंट है, यहाँ पे भी लिखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया तो इंस्टेंस बता दीजिए, एग्जांपल्स बता दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे हम प्लान करते हैं, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम 4-5 एग्जांपल लिख देंगे, आपके पास में 5 एग्जांपल दिए रखे, कोई 4 याद कर सकते हैं। कि एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि सर टाइम टेबल किस तरीके से क्या चीज़ होगी, ये प्लान बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा मीटिंग जो डिस्कशन होता है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क, ये सारी चीजें। थर्ड चीज आपके पास में टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, हमें कब रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, ये सारी चीजें। कम्युनिकेट कब करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क। ठीक है, और लास्ट आपके पास में एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर, कि हम यहाँ पे अपने टीम मेंबर के साथ भी डिस्कस कर लेंगे कौन से टाइम पे हमें कौन सा वर्क करना है। ये इंस्टेंस हो गया आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि सर प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, उसके कुछ इंटेंस दे दिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि टाइम टेबल, दूसरा लिख देंगे मीटिंग टू डिस्कस, थर्ड लिख देंगे टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, फोर्थ लिख देंगे हम यहाँ पे, लास्ट वाला पॉइंट इजी रहता है तो वो आप याद रख लीजिए कि हम यहाँ पे अपने जो एंगेजमेंट टीम मेंबर है उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कम्युनिकेट कर लेंगे क्या सर, नेचर एंड टाइमिंग। ठीक है, ये हम याद रख सकते हैं, और ये वाला पॉइंट भी इजी है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। कम्युनिकेशन कर लेंगे कि हमारा जो ऑडिट वर्क का स्टेटस क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, कोई भी 4 याद हो जाते हैं बहुत है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, कहाँ पे पहुंचे हम, यहाँ पे हमारा न्यूमोनिक क्या था, सबसे पहले स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके, तो अब यहाँ पे पहुंच गए हैं डायरेक्टिंग करके। ठीक है, कहता है कि कंसीडर द फैक्टर दैट ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट जो है आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। ठीक है, कि हमें अपना प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, अपने जो भी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है उनको डायरेक्शन प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर पाएंगे। प्रोफेशनल जजमेंट आपको पता ही है, प्रोफेशनल जजमेंट हमें रखना पड़ता है ताकि हमें प्रॉपर्ली हम जजमेंट ले पाए और अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर को प्रॉपर्ली हम डायरेक्ट कर पाए, सुपरवाइज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है आपके यहाँ पे। ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ पे रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल जजमेंट सही रहा आपका तो एंगेजमेंट टीम का वर्क जो है वो प्रॉपर्ली चलता रहेगा, क्योंकि आपको जो उन्हें डायरेक्शन देना है। तो अगर आपका डायरेक्शन, अगर आपका प्रोफेशनल जजमेंट सही रहा तो एंगेजमेंट टीम प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना ही पढ़ना है। इसके बाद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यू एग्जाम्पल दीजिए, इंटेंस दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे आपके प्रोफेशनल जजमेंट देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो डिपेंड करता है आपका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है तो हमें जो है ट्रांजैक्शन के बारे में ज्यादा चेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल अगर वीक है तो हमें ट्रांजैक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका जजमेंट क्या रहा। ठीक है, आपका जजमेंट क्या कहता है उस तरीके से ही हमें चेकिंग करनी होती है। इसके बाद यहाँ पे कहता है सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन, ये आप हाईलाइट कर लेंगे, चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास में जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आपका यहाँ पे ऑडिटिंग वर्क चल रहा है, उनकी रेगुलेशन में ही चेंजेस हो गए, उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में ही चेंजेस हो गए, तो जजमेंट आपका क्या होना चाहिए सर, इसे अच्छे से डिटेल में चेक करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सच एज, कहता है कि चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका चेंज हुआ है तो वहां पे आपको चेकिंग अच्छे से करनी चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट अच्छे से यूज करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अब ये जो कंपनी का यहाँ पे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है शेड्यूल 3 के हिसाब से चलता है। मान लीजिए कुछ नया आ गया और कहा गया, अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपको 3B एक नया हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 3B के हिसाब से अब आपको काम करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, ये 3B आपका अब नया आपके पास में एप्लीकेबल फ्रेमवर्क हो गया जिसके हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है।
ठीक है। तो अब से आपका जो फाइनल से स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा 3B के हिसाब से होगा। ये तो जस्ट एग्जांपल था, अभी तो हमारा शेड्यूल 3 के हिसाब से, ये 3B जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3B के हिसाब से यहाँ पे होगा, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अदर सिग्निफिकेंट रेलिवेंट डेवलपमेंट्स, जैसे कि चेंजेस इन द लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी, ठीक है, चेंजेस इन लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग एंटिटी। तो ये सारे वो एग्जाम्पल रहे जहां पे आपको प्रोफेशनल जजमेंट सही तरीके से और डिसीजन लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और इंटरनल कंट्रोल आपके पास में किस तरीके से एफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इंडस्ट्री में जो चेंजेस हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशन आपके चेंज हो गए। थर्ड पॉइंट मैंने कहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम चेंज हो गए। और फोर्थ मैंने आपको कहा कि लीगल एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट जो अफेक्टिंग एंटिटी को लीगली एनवायरनमेंट जो आपके पास में है, मतलब कि बाह्य तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन अफेक्ट करते हैं वो चेंज हो गए, तो उससे रिलेटेड भी हमें जजमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट बन जाता है उसके बाद, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास में। इसके बाद आप आ जाइए पॉइंट नंबर डी पे। पॉइंट नंबर डी क्या कहता है? पॉइंट नंबर डी कहता है रिजल्ट। तो हमारे यहाँ पे न्यूमोनिक के हिसाब से क्या था सर? स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे। तो रिजल्ट लेके आएंगे वाला पॉइंट आ चुका है कि कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, and where applicable whether knowledge gain on other engagement performed by engagement partner for entity is relevant, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास में जो रिजल्ट रहा प्रीवियस ऑडिट का, ठीक है, और ऐसे सिमिलर जो एंगेजमेंट रहे उसको भी हमें उसके रिजल्ट को भी कंसीडर करना चाहिए, ताकि हमारा ये वर्क भी परफॉर्म हो पाए। जैसे कि कहता है कि कंसीडर करिए रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड नॉलेज गेन फ्रॉम सिमिलर एंगेजमेंट, ठीक है। कि अगर हमने कोई सिमिलर एंगेजमेंट से कोई नॉलेज ऑब्टेन किया या फिर ऐसे कोई प्रीवियसली हमने प्रायरली एंगेजमेंट एक्टिविटी करी है, तो उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए, ताकि इसकी प्लानिंग में जो हम करंटली काम करें उसकी प्लानिंग में भी वो हेल्पफुल हो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखे हैं, और एग्जांपल में वही पॉइंट है कि रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट, ठीक है, डेट इन्वॉल्व इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। ये आपके पास में हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, तो एक बार इसे रीड करना चाहिए। इसके बाद रिसोर्सेज का एंटी सही तरीके से डिसाइड करिए। रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल हमारे पास में, तो रिसोर्सेज में मेन एग्जांपल तो हमारे मेंबर्स ही हो जाते हैं, कि जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर है उनको हाई रिस्क एरिया में डाल दीजिए, ठीक है, और जो एक्सपीरियंस नहीं है, जहाँ पे रिस्क नहीं है वहाँ पे भेज दीजिए, ताकि हमारा ऑडिट वर्क जो है वो सही तरीके से चले। ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे टोटल अगर पूछा जाए कि फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, तो 5 पॉइंट है टोटल, और 5 पॉइंट के लिए हमने न्यूमोनिक बना लिया है कि स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आना है, और उससे क्या होगा, एंटी डिसाइड कर पाएंगे, हम एसरटेन कर पाएंगे एंटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज का एंटी हम जो है एसरटेन कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आपके पास में हो जाता है। टोटल आपके जो है ये 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, फैक्टर्स। एक क्वेश्चन ये पूरे का पूरा आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, मैक्सिमम यहाँ पे 4 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आपको ये पूछा जा सकता है कि सिर्फ पॉइंट्स बता दीजिए कौन कौन से फैक्टर है, उसके 5 पॉइंट्स बता दीजिए। तो ये 5 पॉइंट पूछे जा सकते हैं इंडिविजुअल पे। ये जो मैंने क्वेश्चन कहा कि कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद जो ये एग्जांपल दिया है ये लेस इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा सर, इस पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? सबसे पहले तो फैक्टर्स के नाम पूछ लिया जाते हैं, तो नाम के लिए तो हमने प्रॉपर यहाँ पे एक ट्रिक बना रखा है। दूसरा एक सेपरेट क्वेश्चन इसके आने के चांसेस हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ये 4 पॉइंट बता दीजिए। और कोई मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और कोई यहाँ पे पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है जो आ सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट हो सकता है यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल, ये आपके पास में बन सकता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर आपके पास में ये क्वेश्चन बन सकता है कि फैक्टर्स के नाम से बना दीजिए, ठीक है, उसके 4 नंबर। या फिर आपका सेपरेट जो क्वेश्चन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपके पास में जो डायरेक्टिंग के एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमें प्रोफेशनल जजमेंट प्रॉपर्ली यूज करना है, उसके यहाँ पे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। बाकी के तो लेस इंपॉर्टेंट है, पूछे जाए तो ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, तो एक बार रीड करके छोड़ देना। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर बी के ऊपर। जैसे कि हमारा जो यहाँ पे डायग्राम था, ठीक है, डायग्राम हमारा कहाँ पे गया? डायग्राम में हमने क्या कंप्लीट कर लिया? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे हमने क्या करा था सर, जहाँ पे हमने इसका मीनिंग पढ़ा और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमने पढ़ा। इंक्लूड 3 चीजें होती है जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये 3 चीजें कि हमें क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी चाहिए, ये सबसे पहला पॉइंट।
सेकंड पॉइंट कि एथिकल जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई हो रही है या फिर नहीं। और थर्ड पॉइंट अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपके पास में जो टर्म्स एंड अपने जो टर्म्स डिसाइड किए थे, ठीक है, वही चल रहे हैं या फिर कोई न्यू है तो उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, ठीक है। टोटल 3 पॉइंट थे और हमें प्रीलिमिनरी जो एंगेजमेंट एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद आपके पास में सामने दूसरा एलिमेंट आ जाता है प्लानिंग एक्टिविटी। फर्स्ट एलिमेंट था प्रीलिमिनरी, सेकेंड एलिमेंट है प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में हमने दो अपने देखे, स्ट्रेटेजी और प्लान, ठीक है। स्ट्रेटेजी को डिटेल में पढ़ा हमने, स्ट्रेटेजी के फैक्टर्स देखे, स्ट्रेटेजी के एलिमेंट्स मतलब कि हमने यहाँ पे देखे इंक्लूजन, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में हमने क्या देखा सर, स्ट्रेटेजी में हमने सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है सर। ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन है, जिसका डिटेल वर्जन आपका कहलाता है प्लान, ठीक है, जिसे हम डिटरमाइन करते हैं प्लान को। ये सबसे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा। इसके बाद हमने मैटर्स पढ़े, ठीक है, कब कहाँ कैसे वाला, टोटल 4 पॉइंट। और उसके बाद हमने फैक्टर पढ़े, उसके लिए भी हमने न्यूमोनिक बनाया। क्या है सर, स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे, और ताकि हम एंटी असर्टेन कर पाए किस चीज़ का सर, रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का एंटी असर्टेन कर पाए। टोटल 3 टॉपिक हमने मेनली यहाँ पे कवर करे और काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक था प्लान, उसे हम यहाँ पे कवरेज करने जा रहे हैं। आइए प्लान को देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वही पढ़ना है, उसके अलावा सिर्फ एक बार रीड करेंगे चल जाएगा। सबसे पहला जो हाईलाइटेड यहाँ पे पैराग्राफ है, मैं आपको बता दूं इसमें क्या लिखा है। मैं इसमें लिखा है कि अगर आपको प्लान डेवलप करना है ना, तो आपके क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, उसके रिलेटेड नॉलेज जो है प्रॉपर आपके पास में होना चाहिए, तभी आप जो है प्रॉपर ऑडिट प्लान को डेवलप कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया आपको कि आपको क्या करना है सर, एक 12th के स्टूडेंट है, उनको क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, स्टडी टाइम टेबल बनाना है सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो क्या वो बना पाएगा? आंसर इज बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है सर कि चैप्टर बताइए, कितना चैप्टर है, कितना कंटेंट है, ये सारी चीजें तो हमें बताइए, प्रॉपर नॉलेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि अगर प्लानिंग बनानी है तो प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे 300 यहाँ पे कहता है, ऐसे 300 का रेफरेंस आ चुका है, ऐसे 300 यहाँ पे दूसरी चीज कहता है कि सर ऑडिटर जो है वो सेल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट सेल इंक्लूड, अगर आप ऑडिट प्लान बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे 300 क्या कहता है कि अगर आप ऑडिट प्लान बना रहे हैं तो 3 चीजें इंक्लूड करके जरूर चलना। बाकी की आप जो चीजें इंक्लूड करते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 चीजें तो मेनली इंक्लूड जरूर करना। सबसे पहली चीज कहता है कि सबसे पहली चीज आप कहता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है उसके बारे में प्लानिंग जरूर कर लेना, ठीक है। उसके नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, एनटी के बारे में प्लान जरूर कर लेना। कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हो वो आप डिसाइड कर लेना। सेकंड पॉइंट कहता है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये चैप्टर नंबर 4 और 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। कोई नया टॉपिक आपके लिए नहीं है, आप तो पहले से पढ़ के आ रहे हैं, रेगुलर लेक्चर कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कहता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का एनटी डिसाइड कर लेना। इसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अगर आपको कुछ करने पड़े तो उसका भी एनटी डिसाइड कर लेना, प्लान कर लेना बेसिकली, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, अदर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़े तो वो भी आप डिसाइड कर लेना। तो सबसे पहले आपने क्या किया सर, प्लानिंग आपको बनानी है, आंसर इज यस, प्लानिंग बनानी है। तो ऐसे 300 क्या कहता है, ऐसे 300 कहता है कि सबसे पहले तो बिजनेस का पूरा नॉलेज ले लो, कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे नहीं है, रिस्क है तो कितना कहाँ पे है, ठीक है, मटेरियल है या फिर नहीं, ये सारी चीजें सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। और जब आप प्लान बना रहे हैं तो 3 चीजें उसके अंदर इंक्लूड जरूर कर लेना, ठीक है। क्या करना है सर, इंक्लूड जरूर कर लेना। क्या चीज, सबसे पहले तो कहता है कि कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज करेंगे, एंटी उसका प्लान कर लेना। दूसरा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो उसका भी एंटी प्लान कर लेना। और थर्ड पॉइंट, अदर कोई प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने पड़े तो उसका भी आपको जो है नॉलेज कैरी आउट कर लेना है, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके पास में पॉइंट खत्म। इसके बाद आप आ जाइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 पे, वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई यहाँ पे बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर से जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में इन्फॉर्म किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर अंडरस्टैंडिंग 1 में कुछ यहाँ पे ऊपर से इन्फॉर्मेशन देता था, वो डिटेल में तो आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है, खुद से। सर यहाँ पे कहा गया है कि एक फर्म है, ठीक है, ऑडिटर के लिए एक फर्म है, ठीक है, टोटल ऑडिटर की यहाँ पे एक फर्म है, वो कंपनी का ऑडिट करते हैं, ठीक है, कंपनी का ऑडिट करते हैं। अब यहाँ पे हुआ कुछ यूं कि कंपनी के बारे में यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए, गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे बेसिकली इसी एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल नहीं देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। इस एग्जांपल में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया कि एक कंपनी है जो डिफेंस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे इस फील्ड में गवर्नमेंट्स भी अपने फील्ड लेके आ गई, मतलब कि गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगी और भी सारी कंपनियां आ गई,
ठीक है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कंपटीशन बढ़ गया इस कंपनी के लिए। तो कंपनी ने क्या करा, एक टेक्नीशियंस को यहाँ पे अपॉइंट किया, ठीक है, एक एक्सपर्ट को बुलाया और उनके हिसाब से उनको बताया गया कि भाई हमारे कंपनी का चेकअप करिए, ठीक है, मतलब कि कंपनी में क्या क्या दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें हमें एडवाइस करिए। तो एक्सपर्ट यहाँ पे एडवाइस करेगा। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि जो एक्सपर्ट यहाँ पे सारी चीज़ें देगा, ठीक है, एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है कंपनी के अंदर, तो ये चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए ऑडिट प्लान के अंदर। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो इस एक्सपर्ट के इन्वॉल्वमेंट को हमें इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। आंसर इज यस। मैंने इस पे एग्जांपल भी दिया, कौन सा, सबसे स्टार्टिंग में ही दिया था कि मैंने आपको बताया कि सर मैं 2 दिन बाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ, उसका रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अपना टाइम टेबल चेंज करके 2 दिन बाद अपना चैप्टर नंबर 2 को शिफ्ट कर दिए और आज क्या कर दिया, आज दूसरे चैप्टर को आपने ले लिया। तो ये क्या था सर, ये इन्वॉल्वमेंट था। मैंने आपको बताया था सर कोऑर्डिनेशन करेंगे विथ एक्सपर्ट, ठीक है। तो वो जो हमने वर्ड पढ़ा था वही आपके पास में है। हमने यहाँ पे पढ़ा था, याद करिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर, ठीक है, जहां पे मैंने एग्जांपल दिया था एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये उस पे ही पूरे का पूरा एक केस स्टडी बना लिया, आप देख लीजिए, केस स्टडी पूरे का पूरा बना गया आपके पास में, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा एक केस स्टडी बन गया आपके पास में। तो इंपॉर्टेंट है आपके पास में, इस तरीके से पूरे का पूरा केस स्टडी बनता है, एग्जाम में भी इसी तरीके से आता है। तो कहता है कि क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आंसर इज यस, करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई अगर एक्सपोर्ट आता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसकी चीज़ों को हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए उसे इन्वॉल्व करना ही चाहिए प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यस। इसके बाद टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2 भी साथ साथ दे रखी है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं क्या कहा है इसमें। कहते हैं कि कोई मिस्टर कार्तिक है जो कि सीए है, ठीक है, एज एन ऑडिटर काम कर रहे किसी कंपनी के अंदर। तो कहते हैं कि कार्तिक ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, कंपनी को बिना बताए किसी भी दिन सरप्राइज ऑडिट टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी दिन कंपनी में पहुंच जाते हैं और कह देते हैं कि भाई हमें ऑडिट करना है, हम सरप्राइज ऑडिट टेस्टिंग करेंगे, हम सारी चीज़ों को अब टेस्ट करना चाहते हैं। सरप्राइज, सरप्राइज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन में इस पे थोड़ा सा वजन दिया गया कि सरप्राइज हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि क्या सीए कार्तिक का ये अप्रोच सही है कि हम किसी भी दिन घुस जाएंगे कंपनी में और सरप्राइज चेकिंग करने लगेंगे। तो आंसर इज नो। चैप्टर नंबर 1 में भी आपको पढ़ा है कि सर ये जो ऑडिट है वो इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, ठीक है। आप सरप्राइजली कभी भी चेक नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली मैंने आपको वैसे भी आपको अपने लेक्चर्स में बता रखा है कि जब भी आप ऑडिट करना चाहते हो तो आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ता है कि हम ऑडिट करेंगे इस दिन, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को आप ये कह सकते हैं कि हम जो है नेक्स्ट मंथ की 2-3 डेट दे दी, ठीक है, डेट नंबर 2, 3, 4 और 5, ये 4 डेट में से कभी भी आएंगे और टेस्टिंग करेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कि 4 दिन में किसी भी दिन आएंगे, लेकिन आपको इन्फॉर्म तो करना ही पड़ता है कि हम इस टाइम पे आएंगे, ठीक है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डेट भी आप बता दें, ठीक है, तो भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने ये कह दिया कि भाई नेक्स्ट वीक हम जो है टेस्टिंग करने के लिए आएंगे, तो आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके रखना, इतना तो इन्फॉर्म करना ही पड़ता है। आप एकदम से सरप्राइजली घुस जाएंगे तो ये अलोएबल नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या कार्तिक का अप्रोच जो है प्रॉपर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या सर, ये नॉट प्रॉपर, ठीक है, नॉट प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है, ये आपका अप्रोच प्रॉपर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको मैनेजमेंट को इतना तो इन्फॉर्म करना ही चाहिए था कि हम जो है ऑडिट के लिए आने वाले हैं। हाँ, आप ये स्पेसिफिक टाइम और डेट ना बताए तो भी चलेगा, ठीक है। आप सिर्फ इतना बता दें कि हम 4 दिन में से किसी भी दिन आएंगे, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन आप कभी भी आ जाएंगे और बिना बताए आ जाएंगे तो ये दिक्कत वाली बात है, ये अप्रोच सही नहीं है एज एन ऑडिटर। ये काम किसका होता है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर वालों का काम होता है कि किसी भी दिन किसी के भी घर पे रेड पड़ जाती है, ठीक है। तो उनका काम होता है, हमारा काम नहीं है, हमें तो बताना पड़ता है, ठीक है। आइए अब पॉइंट नंबर 3 देखिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, ये दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, क्या रिलेशन रहता है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। जबकि प्लान क्या है सर, एक प्लान तो डिटेल है ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा डिटेल काम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आप टाइम टेबल डिसाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट डिसाइड किया और सब्जेक्ट के लिए डेज डिसाइड किए। वो क्या था सर, वो आपका स्ट्रेटेजी था, ठीक है। आपने क्या किया, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड किया, वो आपका प्लान स्ट्रेटेजी था, ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटेजी। और फिर आपने क्या किया, चैप्टर कौन से करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, ये आपने डिसाइड किया, उसे हम कहते हैं ऑडिट प्लान था, ठीक है। और वो भी टाइमिंग में आपने जो है कितना ब्रेक रहेगा, वो सारी चीजें इन डेप्थ कर लिया, उसे हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में हो जाता है, ओके। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैंने ये हाईलाइट किया, ये भी आप रीड कर लेना, वही एक ही बात कह रहा है, वहाँ पे कोई ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड
द ऑडिट प्लान, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली हमने पहले ही कह दिया, उसमें कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या ही पढ़ना है, ठीक है, इसमें क्या ही पढ़ना है। इसके बाद क्या है पॉइंट, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सर अगर प्लानिंग बना रहे हो तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसे आप फॉलो नहीं कर पाए और प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने पड़े। ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं कि आपने आज 3 चैप्टर डिसाइड किए थे, 2 ही चैप्टर कर पाए, ठीक है, एक आप नहीं कर पाए, तो एक को आपने नेक्स्ट डे शिफ्ट कर दिया और नेक्स्ट डे 3 चैप्टर थे उसमें से 2 कर दिए और आपने और भी चेंजेस कर दिए। तो प्लानिंग में चेंजेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरिंग द ऑडिट क्या चेंजेस हो सकते हैं, आंसर इज हो सकते हैं। सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए या फिर कुछ और हो गया तो चेंजेस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रीड करने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन भी आने के चांसेस नहीं है, एमसीक्यू आ सकते हैं पूछना हो तो, ठीक है। प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, तो ये प्लानिंग करना, सुपरविजन करना, ये इसमें भी कुछ यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर फैक्टर पूछ लिए गए तो ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि सर जो हम अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके वर्क्स को डायरेक्शन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, तो उनसे डिपेंडेंट कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर बता दो। क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से समझना, क्वेश्चन क्या कहता है। सर क्वेश्चन कहता है कि हमारे जो टीम मेंबर है उनको हमें डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, उनको हमें वर्क अलॉट करना है, ठीक है, वो वर्क अलॉट करना है, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो देखिए डिपेंड, सबसे पहले फैक्टर पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वापस से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कहता है कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। अगर समझिए, अगर एंटिटी बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बड़ी होना मतलब कि कॉम्प्लेक्स, तो अगर एंटिटी की साइज बड़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, डायरेक्शन एंड सुपरविजन जो है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर्स की गलती हो जाएगी तो बड़ी कंपनी है, बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे ही अगर छोटी मोटी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कम डायरेक्शन सुपरविजन रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से एरियाज ऑफ ऑडिट, जो भी हमारा मेंबर है वो बड़ा एरिया लेके बैठा है, मतलब कि बड़ा मेंबर है, एक्सपीरियंस मेंबर है, तो हमने उसको थोड़ा सा ज्यादा काम दे दिया है, परफेक्ट काम दे दिया है, रिस्की एरिया काम दे दिया, तो उस पर सुपरविजन ज्यादा करना पड़ेगा। जिनके पास काम रिस्क जैसा कुछ है ही नहीं, तो उसमें थोड़ा बहुत सुपरविजन करके चला देंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा कोई वर्क है जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे, सुपरवाइज करेंगे। इसके बाद कैपेबिलिटी एंड कंपेटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर परफॉर्मेंस, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि सर वही मैंने आपको कहा कि ऑडिट वर्क परफॉर्म करने के लिए हम इंडिविजुअल टीम मेंबर का परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी देखेंगे, कौन सा एक्सपीरियंस है, या फिर कोई भी पर्सन जो परफेक्टली काम कर सकता है तो उसको रिस्की एरिया हम दे सकते हैं। जो पर्सन अभी भी नया नया है, ठीक है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो उनको छोटा मोटा वर्क देंगे, ठीक है। तो टोटल 4 फैक्टर है और एग्जाम में आ सकते हैं। और क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि जो आपके पास में नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ठीक है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर से एक बार, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर, एंटिटी का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दूसरा ऑडिट का एरिया क्या है, तीसरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, आरएमएम, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, और अपने टीम मेंबर की कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस कितना है, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पेसिफिक आपके पास में चैप्टर नंबर 6 है, जहां पे ये वापस से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट करवा के छोड़ देता हूँ कि सारी चीजों को आपको ऑडिटर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करना, मतलब कि सारी चीजों को लिख लेना, ठीक है। एज एन यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में तो आप वैसे भी पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंटेशन में एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करना पड़ता है, ठीक है। 3 चीजें यहाँ पे स्पेसिफिक बताई गई कि ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट करेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई, प्लान जो बनाए, और सिग्निफिकेंट चेंजेस भी कोई आपने किए तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले आपने स्ट्रेटेजी बनाई, वो आप डॉक्यूमेंट करिए, प्लान बनाए, वो आप डॉक्यूमेंट करें, और किसी कारण से कोई सर्कमस्टांसेस हो गए, वो प्लान में चेंजेस करने पड़े, सिग्निफिकेंट चेंजेस करने पड़े, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करने रहेंगे। ये आप चैप्टर नंबर 6 में भी वापस से पढ़ेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ हाईलाइट करवा दिया ऊपर से, ठीक है। इसके बाद अब आ जाइए यहाँ पे, कितना अभी चैप्टर बाकी है थोड़ा सा, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 पे आइए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 कहता है कि कोई सीए मैरी करके है, ठीक है, किसी कंपनी का यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखा गया कि सर कंपनी के अगेंस्ट कुछ लिटिगेशंस वगैरह है, ठीक है, पेंडिंग लिटिगेशंस, तो उसके अंदर जो है आइडेंटिफाई एंड असेस हुआ है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो यहाँ पे कहा गया है कि सर जब आप प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं एज पर एस 300, उसके अंदर क्या ये चीज को हमें कंसीडर करना चाहिए, ऑब्वियसली यस करना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि सर प्लानिंग उस तरीके से करनी पड़ती है जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे हमें टाइम ज्यादा अलॉट करना पड़ता है, रिस्क कम है टाइम कम अलॉट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहता है कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई हुआ है, तो क्या इसे कंसिडर करना चाहिए, उसी के ऊपर तो प्लानिंग बनेगा, कंसिडर ऑब्वियसली यस करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इज यस करना चाहिए, ओके। इसके बाद आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 क्या कहता है,
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 ऐसा कुछ कहता है कि कोई सीए है हमारे पास में, ठीक है, CAS लिख देता हूँ, शुभेंदु ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो CAS है किसी कंपनी का, वो कंपनी जो है वो सोशल मीडिया कंपनी है, ठीक है, कोई उनका एप्लीकेशन होगा जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया। तो यहाँ पे कुछ हुआ यूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे नया रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दिया, ठीक है। कहा गया कि हर एक कंपनी को ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे, अगर फेल हो गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, तो आपके ऊपर क्रिमिनल या फिर सिविल लाइबिलिटी जो है वो आपके पास में आ सकती है, ठीक है। मतलब कि बड़ा एक रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे डाल दिया गया और आपको पूछा गया कि क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी जब आप फ्रेमिंग कर रहे हैं तो उसमें ये चीज को ऐड करना चाहिए। ऑब्वियसली यस करना चाहिए। मैंने आपको इससे रिलेटेड एक टॉपिक भी, कौन सा टॉपिक बताया था, ये फैक्टर्स में जो हमने पढ़े थे 5 पॉइंट, उसमें याद करिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो मैंने कहा कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है उस पॉइंट पे, डायरेक्टिंग वगैरह में। इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, चेंजेस इन एप्लीकेबल FRA, चेंजेस इन इंडस्ट्री रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं तो क्या उसको हमें कंसिडर करने पड़ते हैं? आंसर इज यस करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बेस पे हमारी स्ट्रेटेजी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जब आप फ्रेमिंग कर रहे हैं स्ट्रेटेजी को, क्या उसके अंदर कंसिडर करना पड़ेगा? आंसर इज यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपके पास में खत्म। ऑडिट प्रोग्राम, अब पॉइंट नंबर 8। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में मैं 2-3 बार आपको वैसे भी बता चुका हूँ कि सर सबसे पहले होता है स्ट्रेटेजी, जो कि आपके पास में स्कोप, डायरेक्शन एंड टाइमिंग डिसाइड करता है। उसका एक डिटेल वर्जन होता है ऑडिट प्लान, और ऑडिट प्लान का डिटेल वर्जन क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट, यही पढ़ना है आपको, जितना मार्क किया उतना ही पढ़ना है, ये बॉक्स से आपको रीड करना है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ रीड आउट करना है तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो कंटेंट लिख पाए। ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट करता है ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू financial statement and account of given entity for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable auditor to express informed opinion on financial statement। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? या चैप्टर नंबर 2 की कहानी स्टार्ट हुई थी सर, कि हमें जो है ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। हमें प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। वापस से याद करवा रहा हूँ सारा का सारा, प्लानिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। कहता है कि सर प्लानिंग प्रोसेस जो है वो 2 तरीके से होती है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें हमने 3 पॉइंट भी देखे थे, और 3 पॉइंट का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने कहा था चैप्टर नंबर 11 में पढ़ लेना, ठीक है, ये कंप्लीट किया। इसके बाद आपका होता है प्लानिंग, आपके पास में एक्टिविटी, प्रोसेस कह सकते हैं, प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। और प्लानिंग प्रोसेस में मैंने आपको कहा था कि आपके पास में 2 चीजें हैं। 2 चीजें कौन कौन सी सर? प्लानिंग और आपके पास में स्ट्रेटेजी। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, ये 2 पॉइंट आपके पास में हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने कवर किया। अब ये सारी चीजों से हम क्या करते हैं? ऑडिट को प्लान प्रॉपरली कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे परफॉर्म भी करना है तो प्रोग्राम हम बना लेते हैं, इसको किस तरीके से एग्जैक्ट प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और परफॉर्म करते ही हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं? एविडेंस ऑब्टेन कर लेते हैं। ये बेसिकली आपका एक तरीके से चार्ट हो जाता है, इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या कहता है? कि ऑडिट प्रोग्राम यहाँ पे कहता है कंसिस्ट करता है, ऑडिट प्रोग्राम जो है वो कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। जितना भी हमें प्रोसीजर करना है वो सारे का सारा डिटेल हम बना लेते हैं, ठीक है। जिससे हम क्या कर पाते हैं सर? हम प्रॉपर सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारा एविडेंस ऑब्टेन हो जाएगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे पाएंगे कि सही है या फिर गलत, ठीक है। ये चीज आपके पास में, ये आपका हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम। अब जनरल कुछ पॉइंट बताए गए, छोटे मोटे पॉइंट से, जितना हाईलाइट किया उतना ही हाईलाइट करना है, उतना ही रीड आउट करना है, ठीक है। कहता है कि सबसे पहले इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस। कहता है कि अगर एक बिजनेस के लिए हमने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो क्या वो ऑडिट प्रोग्राम दूसरे बिजनेस में अप्लाई होगा? आंसर इज नो। ये तो प्रैक्टिकल बात है, जनरल नॉलेज की बात है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट के लिए आप प्लानिंग बना रहे हैं तो क्या वही प्लानिंग, ठीक है, वही प्लानिंग क्या दूसरे सब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में चैप्टर्स डिफरेंस हो सकते हैं, लेंथ डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 जो है, ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 छोटा है, आपने मान लीजिए 1 आवर्स या फिर 2 आवर्स दिए, ठीक है। क्या वही प्लानिंग आप जो है मान लेते हैं एफएम के लिए दे सकते हैं? आंसर इज नो। एफएम के अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए टाइमिंग कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के नेचर और साइज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल बिजनेस के लिए एक ही ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल नहीं होता, बस इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद असिस्टेंट टू कीप एन ऑडिट माइंड, ठीक है। कहता है कि टू कीप एन ओपन माइंड, कहता है कि अपने जो मेंबर्स है, यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि मेंबर्स को हमने जितना काम दिया है वो उतना ही करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है एज एन आपके पास में मेन हेड, ठीक है, हम 2 काम देना चाहते थे हमारे मेंबर्स को, ठीक है। एक मेंबर है, उन्हें हम 2 काम देना चाहते थे, फॉर एग्जांपल 2 काम देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन भूल गए हमने इसे एक ही काम दिया,
तो अब मेंबर्स ने क्या किया, एक ही काम कर दिया, जबकि मेंबर्स को अपना दिमाग दौड़ाना चाहिए था और मेंबर्स को पता होना चाहिए था, क्योंकि वो भी इसी ऑडिट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे पता होना चाहिए क्या था कि और एक काम है जो हमारे जो बॉस है, हमारे जो हेड है, वो हमें देना भूल गए। ठीक है, ओपन माइंडेड, तो उन्हें सामने से पूछना चाहिए था हेड को कि ये एक काम जो आप भूल गए, क्या वो हमें देना चाहते हैं, क्या हम करने वाले हैं, करने चाहिए या फिर नहीं। ये ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, जितना काम दिया उतना कंप्लीट कर दिया, ये सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे असिस्टेंट है उन्हें भी ओपन माइंडेड होना कंपलसरी है, उनका भी ओपन माइंडेड होना जरूरी है, तभी ऑडिट हमारा इफेक्टिवली काम हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट इतना ही करिए, ओपन माइंडेड होना जरूरी, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर, ठीक है, ना नहीं आ पाएंगे। इसके बाद पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, तो यहाँ पे कहता है कि सर पीरियोडिक रिव्यू करना जरूरी है ऑडिट प्रोग्राम, एक बार बना लिया इसका मतलब काम खत्म, ऐसा नहीं। जैसे कि आप प्लानिंग बना रहे थे, ठीक है, आप पूरे का पूरा टाइम टेबल, प्लानिंग नहीं टाइम टेबल, पूरे का पूरा डिटेल टाइम टेबल आपने बना लिया, अब उसका पीरियोडिक रिव्यू तो करना पड़ेगा ना, कि हमने एक दिन इतना डिसाइड किया तो वो क्या इस तरीके से कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, ये सारी चीजें अब देखनी पड़ेगी क्या, या फिर आप एक बार बना लिया और उसे कहीं पे छोड़ दिया, काम खत्म, क्या ऐसा होता है? आंसर इज नो, हमें डेली बेसिस पे चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम बना लिया ठीक है, लेकिन उसका पीरियोडिक रिव्यू भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्सोलेट का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड प्रोग्राम, तो आपने जो पहले बना रखा है उसका पीरियोडिक रिव्यू जरूरी है, बस इतना सही पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या क्या पर्पस रहेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में आप रखेंगे जब आप ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ऑडिट प्रोग्राम को जब आप बना रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सिर्फ पॉइंट्स बता दीजिए। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद करने के लिए एक न्यूमोनिक मैंने दे दिया, काउ से काउ। ठीक है, न्यूमोनिक क्या है? काउ से काउ, COW, काउ से SE, काउ, CAV। ठीक है, अब एक एक करके पढ़िए। CO का मतलब क्या है? CO का मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट, CO का मतलब है कोऑर्डिनेट करना है द प्रोसीजर टू अप्लाई द रिलेटेड आइटम। ठीक है, जितनी भी रिलेटेड आइटम है उसे कोऑर्डिनेट करना है, प्रोसीजर हमारा जो है एक के साथ एक अप्लाई होना चाहिए, ज्वाइंटली काम होना चाहिए, पूरे का पूरा हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस जो एंटिटी का ऑडिट है वो कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट कर देंगे। सेकंड W, यहाँ पे CO का मतलब है, CO एक साथ है, ठीक है, CO एक साथ है, CO का मतलब कोऑर्डिनेट। W से मेरा मतलब है रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना। ठीक है, जो भी करेंगे रिटर्न लिखना। ठीक है, S से मेरा मतलब है, S से मेरा मतलब है, S कहाँ गया? ये रहा, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, कि हमें अपने जो असाइनमेंट का स्कोप है वो लिमिटेशन है उसके अंदर ही रह के काम करना है, उससे बाहर नहीं जाना है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका कहा जाता है। ठीक है, तो काउ से E आ गया, E कहाँ है? E ये रहा, फोर्थ पॉइंट। E कहता है कि एविडेंस रीजनेबली जो है वो अवेलेबल है उसे डिटरमाइन करना, और वो एविडेंस में भी इंपॉर्टेंट एविडेंस कौन सा है वो आप डिटरमाइन कर लेना। ठीक है, एविडेंस तो लाखों मिल सकते हैं, लेकिन उस लाखों एविडेंस में भी इंपॉर्टेंट एविडेंस कौन से है वो भी डिटरमाइन कर लेना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये रहा। इसके बाद CAV, काउ से काउ, C से मेरा मतलब है कंसीडर कर लेना ऑल पॉसिबल एरर। ठीक है, कंसीडर कर लेना ऑल पॉसिबल एरर, जितनी भी एरर हो सकती है वो आप कंसीडर कर लेना जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं। A से मेरा मतलब है आपके पास में ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया, जितने भी आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव हो वो इंक्लूड कर लेना। ठीक है, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ये करना है वो करना है, ये सारी चीज़ों को आपको जो है क्या करना है सर, ये सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो ये सिक्स्थ पॉइंट बन गया आपके पास में। इसके बाद काउ से काउ, V आ गया, V का मतलब है वेरिफिकेशन पर्पस, तो सारी के सारी चीज़ों को जो है आप अप्लाई कर देंगे फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। तो यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट जो हाईलाइटेड है उतना ही लिख के आएंगे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो चलेगा, हाईलाइटेड है उतना ही लिख के आएंगे, पूरा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑडिट प्रोग्राम तो कौन कौन से हमें चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए? टोटल 7 पॉइंट है। काउ से काउ, CO से कोऑर्डिनेशन करेंगे। ठीक है, जितनी भी ऑडिट प्रोसीजर है, जितना भी प्रोसीजर उसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। W से रिटर्नली वर्क करेंगे। S से मेरा मतलब स्कोप एंड लिमिटेशन देखेंगे और उसके अंदर ही रहेंगे। E से मेरा मतलब एविडेंस ऑब्टेन करेंगे और उसमें भी इंपॉर्टेंट एविडेंस कौन सा है वो देखेंगे। उसके बाद C, कंसीडर, जितनी भी एरर्स है उसे कंसीडर कर लेंगे। A से मेरा मतलब ऑडिट, जो आपके पास में प्रोजेक्ट है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, उसे हम यहाँ पे ऑब्टेन कर लेंगे। और A से मेरा मतलब ऑडिट ऑब्जेक्टिव और V से मेरा मतलब वेरिफिकेशन पर्पस। ठीक है, तो वेरिफिकेशन पर्पस इतना पॉइंट याद रखना है जितना हाईलाइटेड। तो काउ से काउ, ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। ओके, इसके बाद आपके पास में ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। तो अभी मैंने कहा कि सर ऑडिट प्रोग्राम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन कर पाए। यहाँ पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ।
ठीक है, कहता है कि भाई एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, ऑडिटर जो है एविडेंस ऑब्टेन करता है तो कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकता है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप 5 पॉइंट याद रख लेके मोर देन सफिशिएंट। एग्जामिनेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट है। एग्जामिनेशन किस चीज का हो सकता है सर? डॉक्यूमेंट का हो सकता है और फिजिकल आपके पास में एग्जामिनेशन हो सकता है, आप फिजिकली पहुंच गए और एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट, 2 स्टेटमेंट से रिलेटेड पॉइंट है। एक आपका मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के जो स्टेटमेंट्स है उसे एग्जामिन कर सकते हैं। दूसरा थर्ड पार्टी के जो है आपके पास में मैनेजमेंट के अलावा जितने भी थर्ड पार्टी है उनके एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। एरिथमेटिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, तरह तरह की ट्रिक्स होती है, आप पढ़ चुके हैं फाउंडेशन के अंदर। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां से भी आपको एविडेंस मिल सकता है। जितने भी फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई एम्प्लॉइज का यहाँ पे सही वर्क हो रहा है या फिर नहीं, सीसीटीवी कैमरा सही तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। मिनट्स जो होते हैं वो भी हम देख सकते हैं और मेमोरेंडम के रिकॉर्ड्स जो है वो भी हम देख सकते हैं। तो 4-5 पॉइंट याद रख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके पास, मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे, ठीक है। चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आप आ जाइए। एडवांटेजेस में और डिसएडवांटेजेस में मैंने मार्किंग कर रखी है कुछ, आप देखें तो नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। वो नंबर्स पे बाद में जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए एडवांटेजेस के जिस तरीके से आपको मॉड्यूल में पॉइंट्स दिए उसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो सबसे पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक की बात करूंगा कि किस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको कहता है कि सर एडवांटेजेस की बात करेंगे सबसे पहले, और एडवांटेजेस में सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहला एडवांटेज जो ऑडिट प्रोग्राम का हेल्पफुल होता है वो कहता है कि क्लियर सेट ऑफ हम इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। ऑब्वियसली आप समझिए कि अगर हम यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम तरीके से पूरे का पूरा बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि कौन से एरिया में कितना काम करना है, क्या काम करना है। तो अगर हमें सब कुछ पता है कि हम कौन सा काम करने वाले हैं तो हम अपने हिसाब से अपने जो असिस्टेंट्स है उनको भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें यहाँ पे ये काम करना है तो हम क्या कहेंगे असिस्टेंट को कि भाई आपको इस टाइम पे ये काम कर देना है, ठीक है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाती है। टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या वर्क करना है, किस टाइम पे परफॉर्म करना है, ये पूरे का पूरा पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट फॉर द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। ऑब्वियसली हम यहाँ पे देखेंगे कि कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। ये सारी चीजें देख के असिस्टेंट को वो वर्क प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि हमारा कोई असिस्टेंट है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम है तो उसको कम रिस्की एरिया में वर्क प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा कोई असिस्टेंट है दो एकदम से आपके पास में कहते हैं कि एक्सपीरियंस पर्सन है तो उनको अच्छा खासा हम वर्क प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो भी ऑडिट प्रोग्राम होता है वो रिटन वे में और प्री डिटरमाइंड वे में होता है, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसे रिटनली बनाते हैं एंड वो प्री डिटरमाइंड होता है। प्री डिटरमाइंड तो ऑब्वियसली ये तो जनरल नॉलेज की बात है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, वो प्री डिटरमाइंड ही तो होता है कि हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑडिट प्रोग्राम जो है आपके पास में वो रिटन वे में और प्री डिटरमाइंड वे में होता है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो डिग्री ऑफ इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग का जो डर है वो हट जाएगा। ये एक एडवांटेज बन जाता है, इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग। कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे काम हम भूल जाते, तो इससे अच्छा हमने एक ऑडिट प्रोग्राम ही बना लिया कि किस टाइम पे कौन सा वर्क करना है, पूरे का पूरा हमने कर लिया। जैसे कि आपके टाइम टेबल में ही बात करें, टोटल 11 चैप्टर्स होते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप टाइम टेबल वगैरह कुछ बनाए नहीं तो 1-2 चैप्टर भूल जाए और एग्जाम टाइम पे पता चले कि हम ये 2 चैप्टर तो पढ़ना ही भूल गए, ठीक है। इससे अच्छा आपने प्रॉपर टाइमिंग रखी है, मतलब कि इस डेट को मुझे ये 2 चैप्टर करने हैं, इस डेट को 3 चैप्टर करने हैं। अगर प्रॉपरली आपने प्रोग्राम बना रखा है तो आप जो है डिग्री ऑफ इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग को जो है एकदम से कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये डर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क कैरी आउट, ठीक है। यहाँ पे हम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से पर्सन को कौन सा वर्क प्रोवाइड करना है, ठीक है। हम असिस्टेंट को अपॉइंट कर देंगे कि भाई तुझे ये काम करना है, उसको वो काम करना है। तो हम यहाँ पे पूरे का पूरा एक फोकस कर पाएंगे कि अगर कोई वर्क में कुछ यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो तुरंत हम यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम में कि ये वर्क किसको प्रोवाइड किया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है। तो हम उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, कि किसने ये काम किया था और ये किस तरीके से हुआ है और उसे क्या इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्राम ऑफ वेरियस ऑडिट। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने असिस्टेंट वर्क को, ठीक है। ये भी सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद सर्व एज गाइड फॉर ऑडिट। ऑब्वियसली ऑडिट प्रोग्राम एक गाइड ही तो है हमारे लिए, ठीक है। हमारा टाइम टेबल हमारे लिए स्टडी गाइड है, इस तरीके से ऑडिट प्रोग्राम हमारे लिए गाइड फॉर ऑडिट है, ठीक है। और सर्व एज एविडेंस। एविडेंस तो ऑब्वियसली एविडेंस इसलिए कि हम यहाँ पे किसी को भी दिखा सकते हैं कि देखिए हमने प्रोग्राम बनाया था और उस तरीके से वर्क हमने किया था, ठीक है। इसके एक चैप्टर होता है आपका, एक चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंटेशन में हम रिटन वे में सारी चीजें लिखते हैं कि हमने ये काम डिसाइड किया था, स्ट्रेटेजी बनाई थी, ऑडिट प्रोग्राम हमारा ये था और उसके बाद हमने किसने परफॉर्म किया, कितना परफॉर्म किया, सारी डिटेल उसमें लिखते हैं,
ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 भी आप देखेंगे, फिर वो पूरा एक हमारे लिए एविडेंस बना रहता है। तो चैप्टर नंबर 6 में आप यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ये एविडेंस बनता है। तो एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है और वो हमारे लिए एक तरीके से एविडेंस बना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल कितने पॉइंट्स है आपके पास में, ए से लेके एच तक पॉइंट है आपके पास में, टोटल 8 पॉइंट है आपके पास में। ठीक है। अब यहाँ पे याद करने का कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 से 5 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। वैसे याद रखने की कोशिश पूरी करिए ताकि एग्जाम में 4-5 पॉइंट याद आ जाए। अभी 4-5 याद करेंगे तो एग्जाम में तो 3 ही याद हो गए। ठीक है। 4-5 तो लिखने ही पड़ेंगे, एक नंबर का एक सेंटेंस का 1 मार्क्स। ठीक है। तो पूरे के पूरे याद रखने की कोशिश करिए ताकि एग्जाम में आप कम से कम 4-5 लिख पाए। ठीक है। 4-5 की ही जरूरत होती है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो एडवांटेजेस पूछे जाए तो मैंने यहाँ पे मार्किंग के रखा है। देखिए सबसे पहले आप अगर ये रीड करते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपको जो है मैंने आपको नंबरिंग प्रोवाइड की है, उस तरीके से अगर आप रीड करें तो देखिए एक बार रीड करके देखते। सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो सबसे पहले तो हमें ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगा कि कौन सा काम कब परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है। सबसे पहला पॉइंट आप अपने दिमाग में ये पूरे का पूरा स्टेप बाय स्टेप याद करने की कोशिश करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैंने नंबर दिया कि सबसे पहले तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या हमारा मकसद रहता है, अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं क्या मकसद रहता है, ओवरऑल हम सारे चैप्टर को कवरेज कर ले और किस तरीके से करना है वो हमारे दिमाग में हो जाएगा अगर ऑडिट प्रोग्राम बनाए तो। ठीक है। तो सबसे पहले तो वर्क परफॉर्म के बारे में हमें सबसे पहले नॉलेज मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, एक रिटर्न वे में टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है। इसे मैं लिंक करता हूँ अपने टाइम टेबल से, अपने जो स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं वो। तो सबसे पहले तो आप देखिए टाइम टेबल में लिखेंगे कि टोटल 11 चैप्टर है और मान लीजिए 10 दिन है और हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ये ओवरऑल आपको पर्सपेक्टिव देखने को मिला। तो सबसे पहला पॉइंट ओवरऑल पर्सपेक्टिव। ठीक है। टोटल पर्सपेक्टिव। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने जो आपके पास में पेन ही ले लेता हूं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि 11 चैप्टर से 10 दिन है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई हमें टोटल पर्सपेक्टिव पता चल गया कि हमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है। ठीक है। अब इसे अरेंज करने की शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसे रिटर्न वे में काम चालू कर देंगे। ठीक है। रिटर्न वे में हम काम चालू कर देंगे ताकि जो हमारे 11 चैप्टर्स है वो पूरे के पूरे टाइम टेबल में आ जाए, कहीं पे भी एक भी चैप्टर हम भूल ना जाए। ठीक है। तो डेंजर ऑफ इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग हम बच जाएंगे। ठीक है। ये जो डर है वो हमारा रह जाएगा क्योंकि रिटर्न वे में हम काम कर रहे हैं और प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम है आपके पास में। तो ये एक भी चैप्टर हम भूलेंगे नहीं, पूरे का पूरा टाइम टेबल हमारे पास में बन जाएगा 10 दिन का 11 चैप्टर्स। ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आपका बन गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने क्या रखा, थर्ड पॉइंट में हमने रखा कि अब हम हमारे असिस्टेंट को बुलाएंगे। अब असिस्टेंट को बुलाएंगे कि आओ भाई ये जो हमने टाइम टेबल प्रोग्राम पूरे का पूरा बना लिया, आपको इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करना है, कर दो स्टार्ट। ठीक है। असिस्टेंट मान लीजिए 4-5 है तो हमने इनको कह दिया कि भाई पहले वाले को इतना काम करना है, दूसरे वाले को ये काम करना है, तीसरे वाले को ये काम करना है, चौथे को ये काम करना है। ठीक है। हमने अरेंज ही कर दिया, उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमने जो है उसे वर्क अलॉट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वो काम करना स्टार्ट करेंगे, असिस्टेंट जो है काम करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम जो है इनको इंस्ट्रक्शन देंगे किस तरीके से आगे काम करना है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हम इनको इंस्ट्रक्शन देंगे, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट जरा, हम क्या करेंगे इनको इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है। इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये आपका क्या पॉइंट बन गया, फोर्थ नंबर का पॉइंट देख लीजिए, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या करेंगे भाई, वो जो काम कर लिए अब हम बाद में चेक करेंगे, पूरे का पूरा काम कंप्लीट होगा हम चेक करेंगे। और फिर वर्क में जैसे जैसे हमें कोई डाउट दिखता है, कोई हमें प्रॉब्लम दिखती है तो हम देखेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम में कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उस पर्सन को ढूंढ पाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम में हमने लिख रखा है कि ये काम ये पर्सन करेंगे, तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको हम तुरंत पकड़ सकते हैं। ठीक है। कि ये पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे बुलाओ। ठीक है। और इसके बाद 6th-7 इस तरीके से चल रहा है कि भाई प्रिंसिपल का कंट्रोल रहेगा ये वेरियस एक्टिविटी पे। ऑब्वियसली हम किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं कि भाई ये तेरा काम था, क्या हुआ भाई, तो एक तरीके से हमारा कंट्रोल बना रहेगा। और फिर शुरू करता है एक गाइड तरीके, ठीक है, ऑडिट के लिए, और यही हमारे लिए एविडेंस बना रहेगा। ठीक है। तो एक तरीके से आप देखिए कहानी के फॉर्म में बन रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहले तो हमने एक पेज लिया और डिसाइड किया कि कितने चैप्टर है, कितने दिन है, वगैरह वगैरह चीजें। तो टोटल पर्सपेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है। टोटल पर्सपेक्टिव जो हमें परफॉर्म करने हैं वर्क के लिए, ठीक है, वो हमें पता चल गया। इसके बाद हमने रिटर्न वे में चालू कर दिया कि भाई किस तरीके से कौन सा काम परफॉर्म करना है, कब करना है। फिर हमने क्या किया, असिस्टेंट को बुलाया, ठीक है, और उन्हें वर्क अलॉट कर दिया उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है। और उनके वर्क अलॉट कर दिया। अब जैसे ही वो वर्क कर रहे हैं हम क्या करेंगे सर, उनको बारी बारी से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई पे मिस्टेक हो रही है तो हम क्लियर उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही पूरे का पूरा काम कंप्लीट हो गया तो हम पूरे का पूरा काम देखेंगे, अगर कुछ में कुछ यहाँ पे दिक्कत आई तो उसी पर्सन को बुला सकते हैं, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में लिख रखा है कि कौन सा काम किस पर्सन को करना है। तो जो भी काम में प्रॉब्लम है हम देखेंगे कि ये काम किसने किया होगा, ये पर्सन ने, बुलाओ उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, या फिर हुआ तो किस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। फिर हमारा एक तरीके से आप देख सकते हैं कंट्रोल बना रहा है पूरे का पूरा
एक ऑडिट वर्क पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल का कंट्रोल बना रहा और बाकी के दो तो जनरल पॉइंट एक गाइड की तरह काम करता है और एविडेंस की तरह काम करता है। कितना सिंपल वे में हो जाता है, ठीक है। कोई 4 पॉइंट याद रखने की सोच रहा होता है, यहाँ पे तो 8 के 8 पॉइंट याद हो जाते हैं, बहुत सिंपल वे में हो जाते हैं। आप ही कहिए, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। लाइक तो बनता है अभी तक अगर आपने नहीं किया, तो सब्सक्राइब तो बनता ही अगर आपने अभी तक नहीं किया, ठीक है। कितना सिंपल वे में मैंने आपको याद करवा दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद डिसएडवांटेज भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 पॉइंट है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो कहता है डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो सिंपल सा एक यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है कि एक मैकेनिकल वे में काम होगा। मैकेनिकल वे मतलब कि यहाँ पे विदाउट अंडरस्टैंडिंग काम किया जाएगा। अब आप समझिए कि 4 असिस्टेंट्स है आपके, ठीक है। 4 असिस्टेंट है, उनको काम अलॉट कर दिया कि भाई इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये और इसको ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिकल मतलब कि इन लोगों में अपने दिमाग में ये धारणा बैठ जाएगी कि भाई अपने को तो इतना ही काम करना है, इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है, जितना दिया है उतना काम करो, काम खत्म करो, ठीक है। असिस्टेंट के दिमाग में मोस्टली यही बैठ जाता है कि भाई अपने को ये काम किया है, ये काम दिया है और ये काम को कंप्लीट करके हमें अपना काम खत्म करना है, बस, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैकेनिकल। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो अपना असिस्टेंट जो है इसके अलावा कुछ सोचता नहीं है, ठीक है। और हमारे लिए कोई हेल्पफुल ज्यादा हो नहीं रहा है, ठीक है। हमारे लिए जो हमारा काम है वो उतना कंप्लीट हो रहा है, उससे ज्यादा वो सोचता नहीं है, ना ही उसकी कोई कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड कहता है कि रिजिडिटी एंड इनफ्लेक्सिबल। यहाँ पे क्या होता है कि ऑडिट प्रोग्राम अगर डिटेल वे में हमने बना लिया है, ठीक है, तो उसे पूरी तरीके से चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना डिटेल वे में हमने टाइम लगाया है, ठीक है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, तो इतना ज्यादा जल्दी हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। चेंजेस करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस हो, तो अगर बड़े वाले चेंजेस हो गए तो इसमें दिक्कत आती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। ये रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। जो हाईलाइटेड है उतना याद रखना है, फिर उस पर अपने खुद से सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपके आंसर में दिखने चाहिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बस उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करके आइए, ये जो पॉइंट लिख रहे हैं, ये जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट है, एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। पूरा सेंटेंस में ये पॉइंट के नीचे जो हाईलाइट करके आइए, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है। इसके बाद कहता है इनएफिशिएंट असिस्टेंट में टेक शेल्टर। अब शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि हमने असिस्टेंट को, ये ऑलरेडी मैं आपको आगे भी बता चुका हूं कि हमारे मान लीजिए एक असिस्टेंट है, ठीक है, हमें उसे 2 काम देने थे, 2 वर्क्स हमें प्रोवाइड करने थे इनको, लेकिन पता नहीं क्यों हम किसी वर्क में बिजी थे, तो हम भूल गए कि हमारे पास में 2 वर्क इसको प्रोवाइड करने थे। हमने इसको एक ही वर्क प्रोवाइड कर दिया और उसने काम कंप्लीट कर दिया, और एक हम भूल गए। फिर लास्ट में पता चला कि ये वर्क भी तो इसे देना था, लेकिन हम भूल गए, ठीक है। तो ये असिस्टेंट क्या कहेगा? असिस्टेंट कहेगा कि आपने तो हमें एक ही वर्क प्रोवाइड किया था, हमने उतना किया, काम खत्म। जबकि असिस्टेंट को पता था कि हमें 2 वर्क प्रोवाइड करने जैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और एक वर्क कंप्लीट करके शेल्टर ले लिया। शेल्टर का मतलब होता है कि वो अपना जो प्रोग्राम जितना काम दिया था उसे कंप्लीट करके वो शेल्टर हो गया कि भाई मुझे तो जितना दिया था उतना कंप्लीट कर दिया, आपने दूसरा कुछ कहा नहीं, हमने कुछ किया नहीं, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। इसके बाद हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल इनिशिएटिव ऑफ द एफिशिएंट। कई बार होता है ना कि असिस्टेंट में कई सारी कैपेबिलिटी होती है, जितना हम उसे वर्क दे रहे उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी कैपेबिलिटी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फास्ट और हार्ड ऑडिट प्रोग्राम बना लेते हैं, तो जिसकी कैपेसिटी नहीं होती उसे वर्क अलॉट हो जाता है, और जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन उसे छोटा मोटा वर्क अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी कैपेसिटी तो ज्यादा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमने उसे काम प्रॉपर्ली दिया नहीं, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपके पास में होते हैं। एक मैकेनिकल बन जाते हैं पर्सन, ठीक है, और प्रोग्राम जो है वो रिजिडिटी और आपके पास में इनफ्लेक्सिबल रहता है। इसके बाद कहता है शेल्टर ले लेते हैं, और 4th पॉइंट आपका किल द इनिशिएटिव ऑफ द एफिशिएंट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट डिसएडवांटेज और आपके एडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है। एडवांटेज के 8 पॉइंट है, डिसएडवांटेज के 4 पॉइंट है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर में आए तो पूरे के पूरे 4 आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। एडवांटेज में तो 8 है, तो 4-5 याद हो जाते हैं, बहुत मोर देन सफिशिएंट। लेकिन हमने कुछ कहानी इस तरीके से बनाई कि मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को 8 भी याद ना हो, ठीक है। मतलब कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 8 याद हो गए होंगे हमारे जितने भी स्टूडेंट है ये वीडियो देख रहे हैं उनको, ठीक है। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग 5 देख लेते हैं, लास्ट अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर का। मैं आपको ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और वैसे भी जितनी भी ऊपर से इन्फॉर्मेशन देता हूँ मोर देन सफिशिएंट, फिर आपको रीड भी नहीं करना पड़ता। ये तो मैं जनरली बोलते रहता हूँ कि अगर आप रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जितना बोल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग में, उससे ज्यादा कुछ यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं होता। इसमें कहता है कि मिस्टर रोहित करके कोई पर्सन है, ठीक है, और कहता है कि प्रैक्टिस में है, और इन्होंने कंपनी में देखा, ये कंपनी के यहाँ पे ऑडिटिंग असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और देख रहे हैं सारी चीजें। तो इनको वर्क प्रोवाइड किया गया कि आप एक काम करिए, यहाँ पे सेल से रिलेटेड सारी चीजों को आप चेक करिए,
ठीक है। तो ये जो रोहित है वो यहाँ पे सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं, जैसे कि इनवॉइस चेक कर रहे हैं, रेट लिस्ट चेक कर रहे हैं, पोस्टिंग टू डेटर और अकाउंट वगैरह चेक कर रहे हैं, करेक्शन ऑफ द इनवॉइस देख रहे हैं, ठीक है। इन सब में इन लोगों ने यहाँ पे, इस पर्सन ने एक चीज नोटिस करी, एक चीज को नोटिस किया। क्या चीज थी वो? कहते हैं कि ई वे बिल वो जब चेक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मैनी, ठीक है, मल्टीपल ई वे बिल्स को जो है जनरेट किया गया और उसके बाद विद इन 24 आवर्स में उसे कैंसिल किया गया, ठीक है। कैंसिल विद इन 24 आवर्स, 24 आवर के अंदर कैंसिल भी कर देते। तो ये क्या बात हुई? मतलब कि ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं और तुरंत उसे कैंसिल भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे, मैंने लिखा है, मतलब कि कई सारे ई वे बिल को जनरेट किया गया और कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। कहता है कि इन द मंथ ऑफ मार्च, एक ही मंथ में ऐसा देखने को मिला है। तो इस पर्सन ने क्या किया? इस चीज को इग्नोर कर दिया। इस चीज को यहाँ पे किसी तरीके से उन्होंने कई तरीके से दिमाग में लिया ही नहीं। कहता है ही कीप्स मम, मम का मतलब होता है साइलेंट, ठीक है, वो साइलेंट रहे, इसमें कुछ इनको लगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके पूछा गया कि क्या ये एटीट्यूड जो रोहित का रहा, मम रहने का, मतलब कि साइलेंट रहने का, क्या ये प्रॉपर है? तो आपको क्या लग रहा है? जनरल नॉलेज की बात है, ये प्रॉपर है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये तो मैं नहीं लिख रहा है, अगर एक भी होता, एक ई वे बिल भी अगर जनरेट हुआ होता और कैंसिल किया गया होता, तो हम भी मैनेजमेंट को पूछते हैं, एज एन ऑडिटर हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्या रीजन रहा था, ठीक है, ताकि हम इसमें लिख पाए, अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिख पाए, सारी जगह लिख पाए कि हम ये कारण की वजह से यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती है। ये तो मैंने बेस्ड है, फिर भी इन लोगों ने जो है यहाँ पे, इन पर्सन ने, सॉरी रोहित ने इसे इग्नोर कर दिया, साइलेंट रहे। तो क्या ये प्रॉपर है? आंसर इज नो, ये नॉट प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर, ठीक है, नॉट प्रॉपर। ये थोड़ी ना प्रॉपर होता है, ठीक है। ऐसे बिल अगर जनरेट हो रहे हो, कैंसिल हो रहे हो, तो आपको शक होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैनेजमेंट को पूछना पड़ता है, प्रोग्राम में लिखना पड़ता है कि हमने ये चीज नोटिस करी है, ठीक है, जबकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये तो गलत हो गया आपका, ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा गलत है आपका, ठीक है, सुधार लो। चलिए, तो ये पूरे का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम जो है मेन पॉइंट पे और ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जो मेन पॉइंट पढ़ा, बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, सॉरी प्लानिंग, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग का जब बेनिफिट पूछा जाए तो हमें आंख बनकर दिमाग में सोचना है कि कौन सा न्यूमेरिक था। तो ऑडिट प्लानिंग का बेनिफिट, बेनिफिट पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव न्यूमोनिक। पॉजिटिव न्यूमोनिक हमने क्या बनाया था? एआई फैसिलिटेटिंग ईओ, ठीक है, एआई फैसिलिटेटिंग इको। तो यहाँ पे कहता है कि सर ए से अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया, आई से मेरा मतलब क्या था? आइडेंटिफाई कर पाएंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम को और उसे रिसोल्व कर पाएंगे टाइमली मैनर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फैसिलिटेटिंग क्या है? फैसिलिटेटिंग करता है कि हम डायरेक्शन और सुपरविजन कर पाएंगे अपने मेंबर्स को, ठीक है। ई से क्या मतलब था? हमारे जो एंगेजमेंट टीम है उसका सिलेक्शन प्रॉपर वे में कर पाएंगे उनकी कैपेबिलिटी और कंपेटेंस के हिसाब से, ठीक है। सी से मेरा मतलब क्या था? सी से मेरा मतलब था यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे जो हमारे एक्सपोर्ट वर्कर, जो हमारे पर्सन आते हैं, ठीक है, उनके वर्क के साथ हमारा वर्क कोऑर्डिनेट हो पाएगा अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है तो। और ओ से मेरा मतलब है ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे हमारे ऑडिट एंगेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वो परफॉर्म कर पाए इसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास में था बेनिफिट्स, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने पढ़ा। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, फिर भी एग्जाम टाइम है हमारा, ठीक है। इसके बाद प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ये पूछा जा सकता है कि सर प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में कौन से 3 चीजें इंक्लूड होती है, बताइए। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो जनरल एक पॉइंट लिखेंगे कि ऑडिटर कंसीडर करता है रिलेशनशिप को, क्लाइंट की रिलेशनशिप को हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो कौन सी 3 चीजें इसमें इंक्लूड होगी, कौन सी 3 चीजों को हम देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, रिगार्डिंग कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, वो परफॉर्मिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज देखेंगे। इसके बाद जो एथिकल रिक्वायरमेंट है उसका कंप्लायंस हो रहा है या फिर नहीं, ये देखेंगे। और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि हमारी जो टर्म्स है, ठीक है, वो सही तरीके से है या फिर नहीं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके पास में। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़नी है, वो चैप्टर नंबर 11 में। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन मोस्टली इतना ही आता है, ठीक है, कि भाई इसके ऊपर के हेडिंग बता दीजिए, ठीक है। तो ये रहे हेडिंग, एक्सप्लेनेशन कई कबार पूछ लिया जाता है सेपरेटली, तो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ लेंगे, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लानिंग एक्टिविटी हमने पढ़ा था। प्लानिंग एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ा था ये वाला, कि भाई क्या क्या चीजें हमारे मैटर्स होते हैं, ठीक है। प्लानिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें ऐसी मैटर्स होती है जो प्लानिंग हमें हेल्प करती है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ठीक है। प्लानिंग के अंदर जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है वो कौन कौन से मैटर को रिसोल्व कर देती है, कौन कौन सी मैटर्स इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो कोकी का रिसोर्स हमने ऐसे याद रखा, ठीक है, कोकी का रिसोर्स, ठीक है, कोकी का रिसोर्स, ये हमारा एक न्यूमोनिक है। को से कौन सा वर्क करना है, ठीक है, कौन सा रिसोर्सेस, की से मेरा मतलब है किसका
सॉरी की से मेरा मतलब है कितने रिसोर्सेज, का से मेरा मतलब है कब, का मतलब कि कब हमें काम करना है, और रिसोर्सेज का मतलब है डीएमएस कैसा रहेगा, ठीक है। तो को की का रिसोर्सेज, को से मेरा मतलब कौन सा रिसोर्स, कौन सा मतलब कि स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, तो रिसोर्स टू बी डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया। कितने रिसोर्सेज, तो अमाउंट, कितने मतलब कि अमाउंट, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या रहेगा, कब मतलब कि व्हेन रिसोर्स आर टू बी डिप्लॉय, ठीक है। और रिसोर्सेज का डीएमएस क्या रहेगा, तो डीएमएस का मतलब है डायरेक्टेड, मैनेज्ड और सुपरविजन कैसा रहेगा, ठीक है। हाउ, कैसा मतलब कि हाउ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद फैक्टर्स के लिए तो हमने बड़े ही अच्छे तरीके से एक न्यूमोनिक बनाया था कि स्कोप को डिफाइन करके, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी का फैक्टर्स हम डिसाइड कर रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रेटेजी के फैक्टर्स, फैक्टर्स पूछे गए। मैटर्स अभी अभी हमने जो है ये मैटर्स डिस्कस करें, मैटर्स। अब हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं। तो फैक्टर्स के लिए हमने न्यूमोनिक क्या बनाया था, स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, उसको डायरेक्टिंग करके हम रिजल्ट लेके आएंगे। स्कोप को डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके हम क्या लेके आएंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, ताकि हमारा क्या हो पाए, ताकि हमारा एनटी जो है असिस्ट हो पाए, किस चीज का सर, रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज के एनटीयू को हम असिस्ट कर पाए। डिफाइन करके, प्लान करके, डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग करके रिजल्ट लेके आएंगे, और क्या होगा, इससे एंटी ऑफ रिसोर्सेज को हम असिस्ट कर पाएंगे, असरटेन कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज आपके पास में हो जाती है। इसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, हाँ ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कोई पूछा जा सकता है 3 नंबर में। कहता है कि ऑडिटर शेल डेवलप ऑडिट प्लान, इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, ऑडिट प्लान में कौन सी 3 चीजें इंक्लूड होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला कि आप जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसका एंटी, फिर फर्दर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे उसका एंटी, और अदर कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे तो वो चीज को भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 3 पॉइंट आपके पास में हो जाते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हमने देखा था। इसके बाद रिलेशन बिटवीन, ये तो चलो ठीक है, ये तो ऐसे ही याद हो जाता है कि भाई स्ट्रेटेजी स्कोप, डायरेक्शन और टाइमिंग को डिसाइड करता है, जबकि प्लान क्या है सर, प्लान जो है वो स्ट्रेटेजी का डिटेल वर्जन है, काम खत्म। इसके बाद इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भाई अपने जो प्लानिंग आपके पास में यहाँ पे कहता है कि प्लानिंग, सुपरवाइज एंड रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, जो हम टीम मेंबर के प्लान जो वर्क को हम प्रॉपर्ली प्लानिंग करते हैं और फिर उसके वर्क को हम सुपरवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, इस चीज के फैक्टर्स बता दीजिए। मतलब कि उनको वर्क जो प्रोवाइड करना है, उनके ऊपर जो सुपरवाइज करना है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करना है, कितना वर्क किसको देना है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो भाई साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितना वर्क रहेगा। अगर बड़ी कंपनी है, बड़ी एंटिटी है, तो वर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो उस तरीके से डायरेक्शन और सुपरविजन करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ऑडिट, ऑडिट का एरिया कितना रहेगा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड कैपेबिलिटी एंड कंपेटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर, ठीक है, कि भाई एक एक पर्सन की कैपेबिलिटी कितनी है, जितनी कैपेबिलिटी उस तरीके से वर्क प्रोवाइड करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन को चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। इसके बाद ऑडिट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप एक बार इसे रीड कर लेना, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद इंपॉर्टेंट वाला, हाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के सिर्फ पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि सिर्फ पॉइंट बता दीजिए, ठीक है। वैसे ही सिर्फ पॉइंट ही आपको गिवन है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ पॉइंट पूछे जा सकते हैं। और इसे हमने याद रखने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है न्यूमोनिक, काउ से काउ, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम पूछा जाए तो न्यूमोनिक क्या है, काउ से काउ, ठीक है। सीओ का मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे जो भी प्रोसीजर है उसके साथ, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यू से रिटर्न वे में काम करेंगे, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिटर्न वे में होता है, ठीक है। इसके बाद एस से क्या मतलब है, एस से मेरा मतलब है स्कोप, किधर गया, ये रहा, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। तो हम विद इन स्कोप में ही काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। ई से मेरा मतलब एविडेंस, कहाँ गया एविडेंस वाला पॉइंट, ये रहा, ठीक है। एविडेंस जो है हम ऑब्टेन करेंगे और उसमें भी इंपॉर्टेंट एविडेंस कौन से वो हम चेक करेंगे, ठीक है। बेस्ट एविडेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद सी से मेरा मतलब क्या है, सी से मेरा मतलब कंसीडर करेंगे जितनी भी पॉसिबल एरर हो सकती है, सारी की सारी एरर को कंसीडर करके और प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद ए से मेरा मतलब क्या है, ए से मेरा मतलब है यहाँ पे ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हर एक एरिया का जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। और वी से मेरा मतलब वेरिफिकेशन पर्पस, बस इतना ही याद रखना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिंपल पॉइंट से जनरल बातें करता है, ये आप खुद से भी रीड कर पाएंगे, वैसे एक बार तो मैंने करवा दिया। और फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मुझे जहां पे लगता है कि डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। एग्जाम में डिसएडवांटेज आ सकते हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, अच्छे से करिएगा। एडवांटेज तो एक कहानी के फॉर्म में हमने कर दिया कि भाई सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाना है, उसी को हमने कहानी के साथ जोड़ दिया। ये सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, कितने चैप्टर कितने दिन है, सबसे पहले तो ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। टोटल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, वो हमारा क्लियर हो जाता है कि हमें कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क परफॉर्म, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर लिखना शुरू कर देते हैं रिटन वे में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा रिटन था कि भाई रिटन वे में काम करेंगे ताकि हम किसी भी चीज को इग्नोर ना कर दे, भूल ना जाए। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, असिस्टेंट को बुलाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, असिस्टेंट को बुलाएंगे, उनकी कैपेसिटी को चेक करके उनको वर्क प्रोवाइड कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, वो जो वर्क कर रहा है उसके ऊपर हम देख देख के क्या करेंगे सर, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। और जैसे ही पूरे का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, पूरे का पूरा वर्क को हम ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वगैरह चीजें, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा कंट्रोल बना रहेगा, और कंट्रोल बना रहेगा तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा सर, सर्व एज गाइड, ठीक है। और यही हमारे लिए एक एविडेंस बना रहेगा। बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाता है, मुझे इसमें लगता ही नहीं कि 8 पॉइंट याद करने में किसी को भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। देखिए, अब समझने समझाने का काम गया, अभी सिर्फ आपके पास में वर्क इतना ही रहता है कि आप चीजों को डायरेक्टली रट ले, मैं डायरेक्टली वही वर्ड यूज करूंगा, रट लीजिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें 50 नंबर अब इकट्ठा करने हैं, अब समझने समझाने का टाइम गया। अगर ये रट भी लेते हैं आप, इसी तरीके से अगर रट भी लेते हैं, आपके दिमाग में बैठ गया, आपको समझ नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ बस इतना पता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ इतना पता है कि प्लानिंग के बेनिफिट अगर पूछे जाए तो मुझे ये पॉइंट लिखने हैं, बस। इसके बारे में प्लानिंग क्या है, कुछ है नहीं है, पता नहीं है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। अगर पॉइंट पता है, पूरे 50 नंबर, मतलब कि पूरे 50 नंबर जो है आप यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास में चैप्टर नंबर 2 का पूरे का पूरा रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, मैं एक बात कर दूं, यहाँ पे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर यहाँ पे इसी के साथ कुछ एमसीक्यूज वगैरह दिए होते हैं बुक में, तो वो भी करवा दीजिएगा। तो देखिए, वो एमसीक्यूज वगैरह जो है वो हम लास्ट में कर लेंगे एक साथ, ठीक है, अगर हमारे पास में टाइम रहता है तो। ओके, पहले तो हम यहाँ पे जिस तरीके से चल रहा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट का रिवीजन, ठीक है, ट्रिक वे में, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वैसे तो टाइम बच जाएगा, तो फिर हम जो है क्या करेंगे, एमसीक्यू भी करवा देंगे। अगर कोई एमसीक्यू में डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।